लोग आपको ये भी बोलते हैं ज्यादातर कि ये महिला ज्यादातर मर्दों पर टारगेट ज्यादा करती है। तो ये वही लोग हैं जो काम धंधा कुछ नहीं करते हैं। काम होते उन्होंने 2 पैक लगाए, दिन भर गधोरों को घूरी रहे, काम को घर भी उन्होंने कुछ नहीं गुजर, तो उनको ये हम है मर्द, तो ये है मर्द। अगर कोई वोट मांगने के लिए आ रहा है तो महिला को ऐसा क्या देखना चाहिए, पहले क्या चुन करके उन्हें वोट दे? कुछ नहीं, या भगवान धारी ड्रेस, या यहाँ से यहाँ तक तिलक लगा लो, एक बार धागे बांध लो, जय श्री राम होगा बस। अंकिता भंडारी के केस में पुलकित आर्या को उम्र कैद दे दी। किसको चाहिए उसकी उम्र? किसको चाहिए उसकी उम्र? क्या करे उसकी उम्र का? अचार खाए हम, उसने हमारी लड़की मार दी, उसको मारो। आज मैंने अंकिता की माँ के लिए स्कैनर लगाया है। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी तो आता है, आपने फेसबुक पे जो QR कोड डाला हुआ है वो अपना डाला हुआ है, मैं आपने ऐसा क्यों नहीं आपने उनका क्यों नहीं डाला? किसी भी नेता में ज्यादा चूर हो, मेरे पे कोई केस करने का या मुझे कटघरिया में बुलाने का, एक बार बुला लो। ज्योति अधिकारी को राजनीति में लाने की गलती मत करो। अगर मैं राजनीति में आ गई भाई, सोचना अभी तो मेरे पास पावर ही नहीं है, मैं ऐसी हूँ। अगर कल को मेरे पास पावर आ जाएगी तो फिर मैं कैसी होंगी? सालों जैसे के पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं। हाँ, तो क्या एक क्रिएटर का व्यूज बटोरने के लिए ये करना जरूरी थी? क्यों करूँ मैं? लेकिन उस वीडियो में तो आप भी गर्ल्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि क्या? अच्छा, एक तरफ तुम लोग मुझे शेरनी का टाइटल देते हो है? और दूसरी तरफ तुम मुझे बोलते हो कि मैं म्याऊं म्याऊं करूँ, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती। आने वाले कुछ समय में आप उत्तराखंड में 2 बड़े बदलाव क्या देखना चाहते रोटी और बेटी, जी जी जी। हैं? अगर किसी मुलजिम को आपके हवाले कर लेते हैं, आए मतलब ऐसे ऐसे करके मौत दूंगी ना, चिथड़े वाले मेरे को, चिथड़े, एक पता भी ना चले कि उधेड़े किसी ने, मैं ऐसा उधेड़ के खाऊंगी। दोस्तों, पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज के स्पॉन्सर डिजिटल लर्निंग पॉइंट के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। देखिए, डिजिटल लर्निंग पॉइंट हल्द्वानी का एक ट्रस्टेड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है जो कि आपको 6 मंथ का कंप्लीट AI बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवाता है, जहां आप सोशल मीडिया, गूगल एड्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन और AI टूल्स के साथ 50 से ज्यादा मॉडल्स को स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। यहाँ आपसे लाइव प्रोजेक्ट्स पर वर्क करवाया जाता है, जिससे आपकी लर्निंग और स्पीड हो जाती है। इस कोर्स को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं, और कोर्स शुरू करने के 3 महीने के बाद आपको इंटर्नशिप भी डिजिटल लर्निंग पॉइंट प्रोवाइड करवाता है, जिससे आपका रियल एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, और 6 मंथ के कोर्स के बाद आपको जॉब असिस्टेंस भी दिया जाता है। तो अगर आप डिजिटल लर्निंग पॉइंट के थ्रू अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आज ही आप अपना फ्री डेमो सेशन बुक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म के थ्रू जाने वाले 5 लोगों को आपकी फीस में 20% तक का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? पहले तो मैं कहूंगी कि बधाई है आपको। पहले ये चीजें आज तक पॉडकास्ट मैंने हल्द्वानी में देखा नहीं था, शायद होता है, बाहर ही होते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये एक पॉडकास्ट नहीं है, एक माध्यम है कि जो चीजें हम, होता है ना कि बहुत सी चीजें ऐसी होती है, पब्लिक प्लेस में आदमी बोल नहीं पाता है, शर्माता है, या भीड़ के सामने कैमरे को देख के नर्वस आ जाता है। लेकिन ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि जाएगा ये जनता तक, लेकिन जो सवाल है वो आपके और मेरे बीच में रहेंगे, तो शायद में ऐसा लगता है कि खुल के आदमी यहाँ पे अपना, हाँ, अपनी चीजें बोल पाता है। आप हमेशा वैसे भी हम ऐसे ही खुल के आते हो। खुल के ही आप रहते हो उस जगह, है ना? आपने जगह जगह पे तरह तरह के ग्राउंड में आप काम भी करते हो, हाँ। है ना? पर एक ये मंच ऐसा है जहाँ पर आप अपने विचारों को खुल कर हाँ, रख सकते हो। यहाँ पे मतलब ये चीजें है कि देखो, आज तक हमने उस चीज के ऊपर बोला है जिस चीज के लिए हम गए हैं, लेकिन आज एक पहला ऐसा, ये पॉडकास्ट ऐसा लगता है कि जो आप हमें अंदर से ना हमारी चीजों को पूछ पूछ के, वो चीजों को मतलब पूरी पोटली आप लोग खोलते हो यहाँ पे। जो हम बाहर देते हैं वो थोड़ा बहुत होता है। लोगों के दिमाग में बहुत तरीके की चीजें हैं, तो उन चीजों पर तो मैं बात करूंगा आगे चल करके। हाँ, लेकिन उससे पहले आज ज्योति अधिकारी एक चर्चित नाम धीरे धीरे बनता जा रहा है, हाँ, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें जो आज आप हैं, इतना बोल्ड अंदाज है आपका, सबके सामने धड़ल्ले से आप बात भी करती हैं, लेकिन ये कैसे शुरू हुआ? तो मैं सबसे पहले आपका बचपन, आपकी स्कूल लाइफ और थोड़ा सा पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। हाँ। तो देखो, बचपन ऐसा था कि पापा मेरे आर्मी में है, ठीक हो गया। तो आर्मी फैमिली की जो बच्चे होते हैं ना, उनको डिसिप्लिन में बड़ा रखा जाता है। अगर सभी होंगे, फिर भी आपके पॉडकास्ट में जो देख रहे होंगे वो कमेंट करके बता ही देंगे। तो हमें ना स्टार्टिंग से डिसिप्लिन में बहुत चीजें रखेंगे, जैसे जो चीज जहाँ रखे वही रहनी है। ये हमारे घर में था। और ऊपर से क्या था कि मेरी मम्मी को ना बेटा चाहिए था,
क्योंकि उस टाइम पे होता ही है, 2 बेटियां मतलब बहुत बड़ी बात होती थी पहले से। अब तो नॉर्मल, अब तो मैं कहनी के नैन भैया दी चलिए हमारा पाइलो, पहले से बहुत होता था। तो मैं मेरे माँ की नजर में, मैं अपने परिवार की नजर में, जैसे अगर एक लड़की को आप बचपन से एक लड़के की तरह पालो ना, तो वो धीरे धीरे ना उसका टेस्ट भी मुझे लगता है कि वैसा ही हो जाता है, लड़कों के बीच में उठना बैठना, बेखौफ होके बोलना। आप अगर मेरी दीदी को मेरे से देखो तो मेरी दीदी बहुत शांत है, बहुत मतलब उसको देख के लगता है कि यार तुम बहने हो। और मेरे भाई को देख लो आप, मुझे मेरी माँ ने मुझे एक ही चीज बोल रखी है, ये मेरे को पता है, मेरे परिवार को, मेरी माँ कहती है कि तुम 3 ही भाई बहन होते, लेकिन ये 2 मेरी बेटियां होती, जैसे मेरा छोटा वाला भाई और मेरी बड़ी, लेकिन तू मेरा बेटा होता। क्योंकि मुझे बेटों की तरह पाला, वो फड़वा लेके खेत में जाना, क्योंकि पापा फौज में थे। और आपको पता है कि पहाड़ों में खेती करने में लड़ाई झगड़े होते हैं, खासकर होते थे पानी को लेकर। जैसे कि उम्मई वाला खेत जुआ है तो किराए वाले पे पानी पहुंचना, तो पानी पहुंचाने के लिए या तो वहां पे आदमी जाए फड़वा लेके, या फिर औरत जाए। अब माए हमारी जा नहीं पाती थी, तो मैं जाती थी फड़वा लेके। तो वहीं से फिर मैं स्पोर्ट्स लाइन में ज्यादा रही। मैंने बहुत स्पोर्ट्स खेला है। मैं 3 बार एसएसबी से बाहर हुई हूँ, 2 बार मैं दिल्ली पुलिस से बाहर हुई हूँ। हाँ, तो मैं स्पोर्ट्स लाइन में रही, तो स्पोर्ट्स लाइन में जो लड़कियां रहती है ना, तो उनमें अदाएं कम रहती है। तो हम में संघर्ष ज्यादा रहा, हम में अदाएं कम रही स्टार्टिंग से ही। और शादी के 3 महीने पहले मैंने नाक छेदी है, उससे पहले मेरी नाक भी नहीं छिदी थी। हाँ, और शादी के 3-4 महीने पहले ही मैंने अपने बाल भी बढ़ाए हैं, उससे पहले मैं बॉयकट में रहती थी। तो जो मुझे मेरे मायके से जानते हैं उनको पता है कि मैं कैसी हूँ। मैं थोड़ा-सा मतलब औरत के भेष में लौंडा थी। उस टाइम से, सीधी-सीधी बात। हाँ, सीधी-सीधी बात ही है। तो बेखौफ होके बोलना मैंने अभी नहीं सीखा है कि सोशल मीडिया आ रखा तो कुछ भी धड़ाके से बोल दो, नहीं। आप ज्योति अधिकारी को रियल में भी देखो वो ऐसी है, आप उसको रील में देखो तो भी वैसी है। जो मुझसे पहले से जानते हैं वो उसको पता है कि ये तो वही है यार, बस अब इसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। वरना मेरे परिवार वाले पहले से ही कहते थे माँ झगड़ालू, मायके में कहते थे बहुत झगड़ालू है। तो हम झगड़ा मतलब वो होता है ना, मैं अगर आपको बताऊं, अपने हक के लिए बोलने वाले इंसान को आप झगड़ालू, बदतमीज, बेशर्म ही बोलोगे, क्योंकि वो अपने हक के लिए बोले। और अपने हक के लिए बोलने के लिए आपको अगर आना है तो आप चीख चिल्ला के ही बोलोगे ना। अब अपने हक के लिए आदमी कहाँ तक, देखो ना आज हम किसी भी प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, हम अंकिता के लिए अगर हम घर में गाना बजा के ढोलक बजा के अपनी सरकार से न्याय मांगेंगे तो तुम्हें लगता है मिले? चीखना चिल्लाना तो पड़ेगा, क्योंकि भैया चीख चिल्ला के तो हमें मिलता है, ऐसे कौन देगा? तो ऐसी इसीलिए मैं ऐसी हूँ। बचपन, और रही बात मेरी बैकग्राउंड की, स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ, जैसे तैसे करके 12 पास कर रखा है मैंने, जैसे तैसे, अच्छा। मतलब फेल नहीं हुई हूँ, और जैसे तैसे करके, क्योंकि पढ़ने में बिल्कुल नहीं था मेरा इंटरेस्ट। मैं स्पोर्ट्स ज्यादा खेलती थी, पहाड़ी खेत, बागेश्वर, सोमेश्वर, अल्मोड़ा, देहरादून, सब जगह मेरे को ऐसा लगता था कि बस साल में इवेंट ही होते रहे मेरे, दौड़ भाग में ही में रहती थी। पढ़ने जाने का तादा उस टाइम पे था नहीं। ई बाजू मेरे फौज में थे, ईजा ने 2-2 3 दिन भैंसे रखी थी, तो हम वही सुबह स्कूल गए, शाम को जंगल गए, वैसे ही था। तो ये रहा, फिर शादी हुई मेरी 2010 में। और जिस परिवार में मेरी शादी हुई तो वो काफी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे। उनके पूरे परिवार में, मेरी पूरी फैमिली में लड़कियां इंजीनियर हैं, और लड़के कोई हाई कोर्ट में है, कोई सुप्रीम कोर्ट में है। मेरे ससुर जी सारे बैंकेड हैं, हमारे सारे, मेरे जितने भी बड़े ससुर छोटे ससुर हैं सब बैंक में, सिंडिकेट से लेकर सब। तो फिर मैं आई, फिर और आधे से ज्यादा मेरे परिवार में जो है राजनीति से हुई। हमारे दादा यानी कि मेरे ससुर जी के दादाजी, ऊपर दादा लोग, उनका मतलब ऐसा इतिहास रहा है कि वो 15-15, 20-20, 25-25 साल प्रधान रहे हैं अपने गाँव में। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही रहे, लेकिन मेरी फैमिली जो ससुराल वाली फैमिली मेरी, मेरी मायके वाली फैमिली से अलग है। वो थोड़ा फौज से नहीं है, बट वो उन लोगों में से पढ़ लिख के सरकारी नौकरी वाले अच्छे। हमारे मायके में ऐसा है कि सब फौजी है। मेरे मायके साइड को सब फौजी है, नाना दादा सब फौजी है। तो अभी आपने बताया कि आपको बचपन से ही आप हाँ, मैं लौंडे झगड़ालू की थी। तरह थे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो लौंडा लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि अरे वो मर्द की तरह, हाँ, मर्द की तरह। तो अरे आपको हिजड़ा बुरा नहीं बोला लगता उस बात? नहीं, वो ना मुझे बोलना कि हिजड़ी है, हिजड़े जैसी बातें करती है, इसकी आवाज हिजड़े जैसी है। आप एक चीज गौर करना, मेरी औरतों ऐसी आवाज भी नहीं है, और मैं औरतों की ऐसी बातें भी नहीं करती हूँ। मुझे आप 4 लोगों के बीच औरतों के बीच में बैठाओ, मुझे घुटन हो जाती है, क्योंकि 4 औरतें जहाँ बैठेंगी वहां 5वीं औरत की बुराई होगी, वहां और कुछ नहीं हो, वहां उसकी बुराई होगी, वहां फसक होंगे, उनको फसक कहता है, मेरे से नहीं होता। मैं जिस एरिया में रहती हूँ, अगर उस एरिया की कोई भी औरत कह दे कि ज्योति अधिकारी हमारे घर आती है, चाय पीती है, बैठती है, तो उसका जूता मेरा साथ, मैं नहीं जाती। मैं किसी के घर नहीं जाती, मैं किसी के हाथ नहीं मारती, मैं अपने घर में रहती हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया देखती हूँ, अपने बच्चे, क्योंकि मुझे हाँ में हाँ मिलाना नहीं आता भाई। अगर तुम कहो ना फलाने की बीवी ऐसी है, इतने बजे आई, तो मैं कहूंगी है सच्ची, मेरे से नहीं होता भैया, मेरे से नहीं होता। मुझे लगता है वो औरतें ज्यादा फसल मारती हैं जिनके पास और कुछ काम नहीं।
मैं नहीं थी, पहले से ही नहीं थी मैं। और अपने स्कूल लाइफ की भी बताऊं तो मैं ऐसी भी नहीं थी कि हम 25-30 और लड़कियों का ग्रुप है, हम ही हाँ नहीं होता था मेरे से। मेरा लौंडों के साथ उठना बैठना ज्यादा रहता था। आज वहां मैच खेल रही हूँ, आज वहां वॉलीबॉल हो रहा है, आज वहां ये हो रहा है। उस आजकल तो लड़कियां जीन्स टी शर्ट पहनती थी, हमारे टाइम में तो इतना था भी नहीं। मैं अपने बाजू के निक्कर फुल लोअरों को काटती थी अच्छा। और उनको हाफ निक्कर बनाती थी। और आज भी गाँव के औरतें मुझसे कहती थी, ज्योति हमने तुम्हें तब भी देखा था जब तुम हाफ निक्कर में घूमते थे। जैसे मेरे पापा ना आर्मी पैंटें लाते थे, तो अब वो पूरी तो आती नहीं थी क्योंकि पापा की उतनी थी नहीं। तो मैं क्या करती थी, उनको काट देती थी घुटने से। घुटने से यहाँ तक मेरी हाफ हो जाती थी और यहाँ तक सॉक्स हो गए, नीचे स्पोर्ट्स शूज हो गए, बस। और मैंने कभी भी सर में घास नहीं रखा। ये मेरे मायके में जितने हैं मेरी भाभियां सब कहती, मैं सर पे घास नहीं रख पाती, मेरा सर थोड़ा यहाँ पे ना दर्द करता है। मैं क्या करती हूँ, घास खाता सब के सब पीठ में, मैं पीठ में लाती थी। जो कि तो मैं गढ़वाल से नहीं बिलोंग करती हूँ। हाँ, चौकुटिया जो है वो गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर में है, लेकिन मैं पीठ में ही लाती हूँ। ऐसा करके मैं पीठ में लाती थी। तो लोग मुझे दूर से देख के कहते थे डिटाओ है वो, पहाड़ी डिटाओ कहते थे। मैंने इतना काम कराया ना भाई अपने मायके में, इतना काम। मतलब आप अगर कहते हैं ना, मेरी माँ वही तो गेस करती थी कि मेरे पाप ने पूरी जिंदगी फौज में नौकरी करी। मेरी माँ ने गाय अच्छा पाली, खेती कर। अकेली औरत के बस का तो था नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने 3 ऑपरेशन करे। अब तीनों भाई बहन 3 ऑपरेशन से पैदा हुआ। तो मैं अपनी माँ के संग हमेशा एक ढाल बन के खड़ी, जुटाल की तरह। कहता ना, मेरे को भाभिया कहती थी, वो बगता दिखा दिया तू तो आदिम जहाना नाम से, तो जुटाल जैसी। मेरे में औरतों जैसा कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं। ना मेरे को नाक छिदी मेरी, ना मेरे लंबे केस, मेरे इतने इतने से बाल हुआ करते थे, नाक मेरी छिदी नहीं। और एक बात होता, स्पोर्ट्स वाली के ना मुंह में लगी होगी ज्यादा होती है, खुदरी खादरी, ये मेरे होठ फटा है, ये माथे में लगी है, ये लगी है। ये एक औरत बनने का जो मेरे में हुनर आया, वो आया एक्चुअली में 2015-16 के बाद, जब मैं 2 बच्चों की मम्मी बनी। और कहीं न कहीं तक मुझे एक अल्लड़ औरत, लड़की से औरत बनाया मेरे आदमी ने। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे रखते हैं। पत्नी हाँ, समझाने का भी मत भूल जाता। नहीं, 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 नहीं। वो मेरे इसी बोलने के अंदाज़ से हमारी शादी हुई, क्योंकि मेरा आदमी बिल्कुल नहीं बोलता है। मैं तुम्हें रियल बताऊँ, ये कहते हैं ना, ऊपर वाला जोड़ा बनाता है। आपको देख के भी लगता है कि वो आपके सामने बोल नहीं, वो बहुत बोलता है, ये ज़्यादा हो गया अब। नहीं, वो बहुत बोलते हैं। आप उनके संग बैठोगे तो बहुत बोलते हैं। लेकिन ऐसा है कि हमारा जोड़ा बहुत अच्छा है। वो ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझे घर ही में बोलने देते हैं, बाहर नहीं। वो मुझे कहते हैं आप जहाँ आपको लगता है बोलो। और मुझे नहीं लगता कि अगर औरत को घर से इतनी छूट मिले तो वो ऐसे बोल पाए, हर किसी घर में। क्यों, अगर मेरे आदमी को मेरे बोलने से दिक्कत होती तो भाई शायद मुझे लग रहा है 16 साल मेरी शादी हो गई, मेरा तलाक हो गया होता। मैं अलग सेपरेट खा रही होती। मैं अपने परिवार में हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा अपना काम है। और आज हमारा, मैं ये नहीं कहती कि जब मैं आई तो मैं करोड़पति थी। हाँ, मेरे आदमी का अपना अच्छा काम है। हमारे पास पहले वो ठेकेदार के लाइन में थे, तो अच्छा काम था। कोविड हुआ, हमारा घर बना हल्द्वानी। मेरे बच्चे, थोड़ा-सा मेडिकल प्रॉब्लम थी मेरे बच्चों को। मेरे बच्चों को जो है जल्दी जुकाम-बुखार जल्दी रहता। तो मैंने अल्मोड़ा से छोड़ा, मैं हल्द्वानी आई। मैंने हल्द्वानी में ज़मीन ली, मकान बनाया, मैं यहाँ रही। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करा। फिर हमने धीरे-धीरे टेम्पो का काम स्टार्ट करा। फिर मैंने धीरे-धीरे, भगवान की कृपा से मेरे ट्रक वगैरह गए। तो अब हमारा बहुत अच्छा काम। तो बहुत से लोग कहते हैं गिच चलाती है, ये करते। भैया मुझे गिच चला के पैसा मिलता है। तुम्हारी तरह गिच चला के तुम्हारे आदमियों से मार थोड़ा ना खाती हूँ। कुछ औरतें होंगी जो घर में बैठ के गिच चलाती है और अपने आदमियों से मार खाती है। अब तो पैसा कमा रहे हैं भैया, सोशल मीडिया पे पैसे कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं। तो क्या दिक्कत हो रही? और जबरदस्ती किसी के घर में जाके तो मैं किसी को मारती हूँ नहीं, उसके साथ घोड़ा जबरदस्ती चलता फिरता। भैया मुझे वही तकलीफ होती है जहां मुझे लगता है कि हाँ अब मुझे बोलना चाहिए। आपको उत्तराखंड की शेरनी का जो टाइटल दिया है, हाँ, जो आपको लगता है कि वो आप पे सूट करता है? पता नहीं भैया, आप लोग देख के बोलो, लेकिन मुझे आप अगर जिस टाइप से लोग मुझे बोलते थे, दीदी आप हमारी शेरनी हो, शेरनी हो। अच्छा, कमेंट तो मैंने देखे, बट ये लोग मुझे उसपे कमेंट करके शेरनी बोलते हैं। और जब मैं उतरती हूँ मैदान में, और आप मुझे यकीन नहीं मानोगे, जब वो औरतें मुझे गले लगाती है ना, मैं और वो रोती हैं, तब मुझे समझ में आता है कि यार मतलब ऐसा भी होता है ना, सोशल मीडिया से प्यार। मैं जब पिथौरागढ़ गई थी, आपने देखा था कि औरतें चिपट के रो रही थी। आपने मेरी क्लिप देखी थी, जब मैंने स्पीच दी थी, मैं नीचे उतरी थी मंच से, तो वो जो जितनी औरतों ने मुझे गले लगाया वो रोई थी। और ऐसे ही अभी कशिश के मामले में भी हुआ था। ये अंकिता के मामले में, जब मैं उतरती हूँ लोग रोते हैं, औरतें गले लगा के कहती है आप मेरी हिम्मत हो। अब पता नहीं भैया कहाँ से हिम्मत मिलती है। लेकिन मेरे को देख के आपको लगता है कि मैं औरतों से कहती हूँ जागो, फोड़ो सामने वाले का सर। ऐसा लगता है मुझे देख के आपको? अब ये तो आप ही हैं। क्या बोले इसके बारे में आपसे। अब मैं आपसे एक चीज मैं ये बोलता हूँ ना, देखिए मैंने आपको सबसे पहले
कशिश बुद्ध में। पार्क में देखा हाँ, आपके मेरी पहली मुलाकात हुई पहली थी मुलाकात। और आपने मुझे उस दिन से बोला था कि दीदी मैं ना आपके साथ एक पॉडकास्ट करूंगा, और मुझे लग रहा है ये काफी टाइम हो गया, सितंबर की बात है। सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर आ गए, 4 महीने से करा रहे थे आप मुझे। कुछ ऐसे संजोग शायद हो नहीं पाए होंगे, हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको मैंने सबसे पहले वहां देखा, हाँ। कशिश सॉरी परी वाली में, नन्ही परी के उसमें। नन्ही परी के केस में मैंने आपको देखा, जहां आपने बढ़ चढ़ के हम्म, काफी लोगों को इकट्ठा भी किया, काफी महिलाएं आपकी आवाज पर उस अरे, पार्क में आई। हम्म, उस दिन मुझे आपको देख के लगा ये कि यार इस औरत में कुछ तो दम है, हम्म, कुछ तो ऐसी चीज है जो प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा हाँ, सकती है, हम्म, जो सरकार के अगेंस्ट बोल सकती है। हम्म, तो मुझे लगा, लेकिन जब मैं घर आया या उसके बाद जब मैंने देखना चाहा, स्टडी करना चाहा आपके बारे में, तो मैंने बहुत आपके पुराने पुराने वीडियो देखे। हाँ, अब उन पुरानी वीडियोस में आपके बहुत वीडियो हाँ, किसी को रोस्ट करते हुए मिलते हैं, हाँ, खुद भी आप रील बनाते हैं, हाँ, है ना? हम्म, इस तरीके की मुझे वीडियो लगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी इंसान के दिमाग में ना दो तरीके की इमेज बनती हाँ, है हाँ, हाँ, कि यार क्या ये सिर्फ व्यू बटोरने के लिए ये चीजें करी जा रही करी जा रही है, सही बात। दो तरीके की, हम्म, क्या मेरे खुद के दिमाग में हम्म, कि यार ये आज कशिश के लिए इन्होंने इतनी आवाज उठाई हम्म, और वहीं एक ये दूसरे को रोस्ट पे करते ही करते, तो ये चेंज क्यों, ये दो तरीके की इमेज क्यों? नहीं भाई, मैं सोशल मीडिया पे कभी रोस्ट होने नहीं है। मैं, आप एक बात बताओ ना, आपको है शौक सोशल मीडिया पे गाने खाने का? किसी को नहीं। सोशल मीडिया पे सबको अच्छा बनना है, अच्छी छवि दिखानी है। मैंने 2019 से सोशल मीडिया पे काम स्टार्ट करा, मैं लहर रंगाई पिछवाड़ा पहन के, ये टिकुली बिंदुली करके, मैं बड़े अच्छे से डांस करती थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ। मेरे अंदर एक ही कला नहीं है कि मैं झगड़ा ही नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मैं अपने हक के लिए नहीं बोलती हूँ। मैं बहुत अच्छा डांस कर देती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में जब ब्लॉग बनाने स्टार्ट करे, मैं डांस करती थी, मैं अपने घर के बड़ी कॉमेडी फनी वीडियो बनाती थी, किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। जब मैं डांस की वीडियो बनाती थी तब भी लोग मुझे ट्रोल करते थे, बुढ़िया बुड्ढी घर में रहे, तुम्हारी उम्र है ये है। मैं तब भी ट्रोल नहीं हुई। मैंने पहली बार अगर आवाज उठाई तो वो थी, मैं अभी भी कह दूं, वो वीडियो अभी भी पड़ी है, वो थी उत्तराखंड करके एक दाजू है, सबको पता है, उत्तराखंड करके एक दाजू है हमारे, और वो बहुत बहुत अच्छी वीडियो बनाते थे, मेरी बहनी हो मेरी बुलाओ करके, मैं बड़ी उनकी अच्छा मानती थी, हर वीडियो उनकी शेयर करती थी। लेकिन एक दिन मैंने फेसबुक खोला, मैं फेसबुक पे कभी एक्टिव नहीं थी, मैं फेसबुक देखती भी नहीं, मुझे ऐसा लगता था फेसबुक पे सब ठरके बुड्ढे आते हैं गाली देने के लिए, मुझे ऐसा लगता था, मेरी सोच थी। मैंने उस भाई की फेसबुक पे आईडी खोली, तो वो बोला सीधा फौजियों के लिए, फौजियों की बीबियों के लिए। उसने बोला फौजी मौज में, उसकी बीबी मौज में, और रात को उसकी बीबी फौजियों की बीबी रात को फ्री होके 2 बजे 2:30 बजे दूसरों को कॉल करती, मैसेज करती। भाई मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी ने कैसे यू टर्न लिया, मेरे को ऐसी आग लगी, मैं सीधे 2005 में चली गई। मैंने भी फौजी की औरतें देखी हैं, मैं भी फौजी की बेटी हूँ। कौन फौजी की औरत अपने पति को छोड़ के दूसरे पति से भी बात करती है? आजकल की करती होंगी, वो खुद एक फौजी है, वो करता होगा। मेरी माँ नहीं करती थी, मेरी आमा नहीं करती थी, मेरी चाचियां नहीं करती, मेरी भाभी नहीं करती। भाई हम तो उस खानदान से आते हैं जिसका लड़का फौज में मर गया, किसकी माएँ करेंगी बताओ? मेरी, हमारी माओ ने करा होगा वहाँ पे दूसरों के लड़कों से बात, जब हमारा बाप वहां से चिट्ठियां भेजता था, हमारे टाइम पे चिट्ठियां आती थी, इतना लंबा चिट्ठी आती थी, मेरी इजाब पढ़ती थी, और वो चिट्ठी देने भी पापा का दोस्त आता था। जब पापा के कोई दोस्त घर आते थे तो पापा उनके हाथ से चिट्ठी और थोड़ा सा क्या कहते हैं कैंटीन का सामान और थोड़ा वो चने वने भेजते थे। तो वहां से मेरी लाइफ ने एक टर्न लिया कि नहीं, अब मैं नहीं। और वो रोस्ट इतना लोगों को पसंद आया, और वो जो कहते हैं ना कि अगर कहते हैं ना, अगर आप एक संस्कार में रहो तो लोग नहीं समझते, जब आप चंडिका के रूप में आते हो ना, तो मुझे लगता है कि ये कलयुग इस टाइप का है कि यहाँ पे ना तेज तलवार लोग ही चलेंगे, सीधा साधा आदमी कुचला जा रहा है। तो मैं जब उस पर चिल्लाई, मैंने कहा भाई तू कौन होता है फौजी की बीबी को बोलने वाले। उस दिन मेरा ये डायलॉग था कि साले इतने करेंगे ना छेद तेरे कपाल में दातुली से, तुझे पता चल जाएगा कि फौजी की लड़की होती क्या है, फौजी की बीबी होती कैसी है, कैसे फौजी की बीबी पहाड़ में काम कर रही है करके। लोगों ने वो वीडियो इतनी इतनी वायरल कर दी, वायरल कर दी। मैं हो गई अच्छा ठीक हो गया। फिर वहां से भी उसके ऊपर वीडियो बनने लगी, और उन्हें भी बना दी, सही कह रहे हैं उत्तराखंड दाजू बहुत बदतमीजी कर रही है वो। अच्छा फिर मैंने एक वीडियो बनाया इसका कि मैं सॉरी को सोशल मीडिया पे सबके लिए सॉरी को, उस बंदे ने सॉरी भी बोल दी। वो मेरा पहला था जब मैं हाईलाइट हुई। सेकंड आया नीला ड्रम, याद है नीला ड्रम वाला केस आ गया, मैंने उसमें भी बोलना शुरू कर दी। देखो धीरे 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 मैं उन लोगों को टारगेट करने लग गई, उन लोगों की रीलें मेरे पास अच्छा अच्छा आता था। जैसे आपको पता है, अगर आपको कल को पता चल जाए कि आप दुखियों की वो करते हो, मदद करते हो, तो पता है सब आपको रील भेजने लगेंगे कि भैया ये भी दुखी है, भैया ये भी दुखी है। तो मुझे भी लोग ना रील भेजने लग गए, दीदी ये भी बदतमीजी कर रहा है,
दीदी देखो, आपने देखा ये भी बदतमीजी कर रहा है, दीदी ये औरत देखिए आपने ऐसे कपड़े पहन के रील बना रही। तो लोग ना मुझे खुद ब खुद भेजने लग गए। फिर मुझे ऐसा लगने लग गया कि अब मुझे इन टॉपिक पे बोलना चाहिए। और फिर आपको सच्ची बताऊं, जब आप किसी टॉपिक पे बोलते हो और आप देखते हो कि रीच अच्छी जा रही है, अच्छा लोग आपको देख रहे हैं, फॉलो कर, फिर आप वो चीज को करना पसंद करते हो। फिर मुझे ऐसा लगा कि ज्योति ये डांस गाना अपने एक तरफ कर, अब तू इसी फील्ड में आ। लोग इसमें तुझे सुन भी रहे हो, देख भी रहे हैं। और कहीं हद तक ये लोग फिर बंद भी। और सबसे मेन चीज देखेगा ना, अगर आप किसी चीज को रोको और वो चीज रुक जाए, फिर आपको और मजा आता है वो चीज करने में। और मुझे मजा आने लग गया वो। जब मुझे लगता है कि सामने वाले ने अपनी हद पार कर दी और अब मुझे बोलना चाहिए, तो मैं बोलती हूँ, अपनी हद में आ जाता है, तो फिर मुझे लगता है ठीक है ना, अब ये जैसे और हैं, उनको भी सुधारेंगे। फिर मैंने फिर आया वो वाला मैटर। अब मैं कौन सा नीला ड्राम वाला तो निपट गया। उसके बाद वो सास के संग वो भाग गई। फिर उसके बाद एक लड़की हमारी पहाड़ से भाग गई। फिर वो जो हनीमून वाला जोड़ा मर गया। तो फिर मैंने धीरे धीरे समाज के मुद्दों पे बोलना स्टार्ट करा। मुझे ऐसा लगा कि यार अपनी पर्सनल लाइफ में इनसे बोलूंगी, इनसे लड़ूंगी, इससे अच्छा है कि मैं समाज के लिए लड़ूं। जो समाज में इस टाइप की हो रही है चीजें, मैं इनको रोक करूं। तो फिर वहां से वो धीरे धीरे वो ज्योति अधिकारी जो नाचती थी, गाती थी, ठुमकती थी, वो मर गई। और अब जो ये लोगों को गल जाती, फिर भी ये पड़ी हो गई। तो जो लोग अभी भी आपसे पुरानी नील को निकाल देते बोलते क्या तू भी तो अपने टाइम पे ऐसी थी, ये थी, वो थी, तो उनके लिए क्या बोलोगे? नहीं, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि मैं तब भी, मैंने किसी भी वीडियो में अभद्र नहीं दिखा रखा। ना मैंने रिंगाई पिछौड़ पहन के अपने पहाड़ पर बदनामी कर रखी है भाई। कोई भी ऐसी वीडियो अगर तू देख ले जिसमें मैंने रिंगाई पिछौड़ पहनी हो, अभद्र कपड़े पहने, मैंने नहीं पहने। मैंने हमेशा कह रखा है, मुझे और किसी से ना, मुझे मैं कपड़ों से भी जस्ट नहीं करती हूँ लोगों को। आप किसी भी टाइप के कपड़े पहनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी परवरिश। लेकिन अगर आप कहो कि मैं कुमाऊं की रानी और ऊपर से आप पहन लो उसमें टॉवल, तो आप किसको प्रेजेंट कर रहे हो? आप कर रहे हो मेरे कुमाऊं, आप हमारे कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हो। तो आप मुझे बताओ, क्या आपके बाप दादाओं ने आपको ये बताया था कि कुमाऊं की रानी टॉवल में आती थी? आपको इनको पता होना चाहिए कि कुमाऊं की रानी जिया रानी थी। जिया रानी हमारे कटोरों की वंशज है। हम कटोरों की देवता हम पूछते हैं, तो कटोरों की देवी थी वो, जिनके नाम पे आज भी रानी हल्द्वानी में इतना बड़ा रानी बाग है। अगर आप, मैं बोलती हूँ, आप एक रिंगाई पिछौड़ा ओढ़ के बोलो मैं कुमाऊं की रानी, और आपके कपड़े बिल्कुल पहचानने लायक नहीं, तो आप पहाड़ी हो। तो आपने उस पिछौड़े की भी मान नहीं रखा ना हमारा। तो मैं वहां बितकती हूँ। और जो मेरे ऊपर वीडियो बनाते हैं, उनका काम है मुझे ट्रोल करना। आजकल नहीं कर रहे हो, वो उन दिनों ही कर रहे थे। आजकल वो फिर दोबारा से चुप हो गए। अब जब मैं अच्छे मुद्दे में बोलती हूँ, तब भी मुझे ट्रोल करेंगे। आज मैंने अंकिता की माँ के लिए स्कैनर लगाया है। मैं चाह रही हूँ कि मैं गरीब के घर जाऊं। भाई अगर आप कोई दुखी है, आप उसके घर जाओ, तो आप माइक लेके जाओगे या उनके दुख की थोड़ा बहुत कुछ? क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि पैसा हर जगह नहीं लगता। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी तो आता है, आपने फेसबुक में जो क्यूआर कोड डाला हुआ है वो अपना डाला हुआ है, मैं आपने अपने ऐसा क्यों नहीं, आपने उनका क्यों नहीं डाला? मैं नहीं चाहती कि मैं उनके घर जाकर उनसे भीख मांगूं। ये भी है। ये कल मैंने लाइव में आके ये चीज लोगों को बोली है कि मैं उनके घर जाऊं, मैं कहूं ये अंकिता भंडारी की माँ का क्यूआर कोड है, आप पैसे डालो। क्यों क्यों कहूं? नहीं, जब उस औरत को नहीं लेती है वो, जब वो पैसे लेके वो चली गई, कब वो औरत के सामने मैं पैसे देखती हूँ जब वो मना कर देती है लेने से? आप बताइए मुझे। जो भी मेरे अकाउंट में अभी पैसा आ रहा है, मैं सारी उसकी डिटेल निकालूंगी। हाँ, तो उस हाँ, चीज का आप कुछ प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ, क्या मैं दे रही हूँ। पैसा दिया दिया? मैं जितना भी पैसा आएगा, मैं कह रही हूँ, अगर पैसा खाया तो मैं अपनी बाप की लड़की नहीं। और अगर उसके ऊपर मेरे से मेरा जितना पैसा आ रहा है भाई, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। यहाँ तक कि जो 1 रुपया भी डाल रहा है, मैं उसके नीचे धन्यवाद लिख रही हूँ उसका। और जितना पैसा आएगा वो पैसा मैं निकालूंगी, कैसे दिखाऊंगी कि ये निकला है, ये मेरा अकाउंट खाली हो गया। अगर उस पैसे का ट्रांसफर, वो जो पैसा आ रहा है, अगर वो किसी और के अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर करती हूँ, उसकी भी जांच हो। वो पैसा जितना भी आएगा, वो सीधा अंकिता भंडारी की माँ के हाथ में रखा है। अगर उसकी माँ ने वो पैसा लाइव में लेने से मना कर दिया, मैं ये पैसा नहीं लूंगी, तो वो पैसा उस आदमी के अकाउंट में वापस जाएगा जिसने भी दे रखा है, चाहे उसने मुझे 1 रुपया भी करेगा। और मैं आपको भी लाइव दिखा देती हूँ, मेरा फोन आया हुआ है। जिस आदमी ने मुझे 1 रुपया वापस कर रखा है, मैंने उसको 1 रुपया वापस कर दिया। जितनों के पैसे आ रहे हैं, मैं सबके स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। मैंने एक चीज कह रही थी कि मैं हूँ जुबान की औरत। मेरे संग जो भी डील होगी जुबान पे होनी चाहिए, मैं फिर वह नहीं हूँ। मैंने इसीलिए स्कैनर डाल रखा है कि ज्योति अधिकारी के अकाउंट में पैसे डालूं। और मैं चाहूंगा तो मैं कह दूं कि इसके डाल दे, क्यों डाल दूं? मैं क्यों डलवाऊं किसी? मैं हूं ना इस चीज की साक्षी। कल को अगर बदनाम करेंगे तो मुझे करेंगे ना कि मैंने खाया उसका पैसा। मैं खा गई अंकिता भंडारी के नाम पे पैसा, मैंने खा दी। मुझे बदनाम करना चाहिए ना। तो जो भी पैसा आएगा, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको निकालूं और अंकिता भंडारी के माँ के हाथ में रखूं। अगर वो लाइव में वीडियो में कह देती कि बहन मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मेरी बेटी को न्याय दिलाओ, तो वो पैसा जिन लोगों ने भी दे रखा, मैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर करूँ। मुझे नहीं चाहिए। मुझे नीम करौली महाराज के नाम से, मेरे काम से, तो मुझे लगता है कि अब इनके नाम पे पैसा खा के मैं जाऊंगी नहीं। इतना तो सोशल मीडिया पे लोगों ने मुझे पहचान लिया कि मैं सब हूँ, पर मैं फर्जी नहीं। ये मेरा अपना है। बाकी जिसको जो सोचना था, ट्रोल करने वालों को मैं नहीं रोक सकती।
मुझे अब तब भी गल जाता था, अभी भी गलेंगे, आगे भी गलेंगे। अभी मैं अगर कुछ बनी नहीं हूँ, अगर आने वाले टाइम में मैं कुछ बन भी जाती तब भी मैंने गालियां ही खानी है। और फिर हमारे पहाड़ों में कहते हैं अबजोस भाग, पता है ना, अबजोस भाग। और मैं हूँ अबजोस भाग वाली लड़की। मैं अच्छा करूंगी तब भी गाली खाऊंगी, बुरा करूंगी तब भी गाली खाऊंगी, नहीं करूंगी तब भी खाऊंगी। मैं अबजोस भाग वाली, तो ये मेरे से चल रहा है, अच्छा है। अच्छा, लोग आपको ये भी बोलते हैं ज्यादातर कि ये महिला ज्यादातर मर्दों पर टारगेट ज्यादा करती है। हम्म। आप खुद आपका बिहेवियर आप बोल रहे हैं मैं तो लड़कों के साथ रही हूँ, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों का, लेकिन आप उनके खिलाफ इतना ज्यादा क्यों बोलते हो? महिलाएं ज्यादा आपको पसंद करती हाँ, अच्छा मुझे बात बताओ ना, जो लोग मुझे कहते हैं मर्दों के लिए उसमें रहती है, कौन मर्दों के लिए? होटल में जो काम कर रहे हैं वो मर्द नहीं? क्या मैंने उनके लिए आवाज नहीं उठाई? होटल लाइन के सारे भाइयों की आवाज मैंने उठाई है, टैक्सी लाइन वाले भाइयों की आवाज मैंने उठाई है। तो कौन मर्द है ये वो मर्द है जो शरेबी हैं। सच बताऊं भाई मैं तुझे, और ये डालना बहुत धमाके से इसको डालना। मेरे से दिक्कत उन मर्दों को है जो सारी मर्दानगी अपने औरत पे निकालते हैं। उन मर्दों को मेरे से बहुत दिक्कत। बाकी जो जिसके घर में बेटियां हैं, जो होटल लाइन में है, जो बाहर दो नौकरी कर रहे हैं, वो मर्द जो मुझे खुश होके आते हैं, मुझसे बोलते हैं कि हमारी बीवी बड़ी आपकी दीवानी, मेरी मिसेज बड़ी आपकी दीवानी, मेरा पूरा परिवार आपको देखता है। तो ये कौन मर्द है? ये कौन मर्द जो है जो ऐसे? और ज्यादातर आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जहां जाती हूँ मुझे हर बड़ा आदमी बुढ़ा भी हो रहा होगा ना, मेरे से मेरे पिता की उम्र के भी होंगे, वो मुझे दीदी बोलते हैं। कल भी साहब मुझे दीदी कहते हैं। मैंने कहा मैं तो आपकी बेटी की उम्र की हूँ। बोला नहीं नहीं, आप हमें बहुत अच्छा लगता है, आप महिलाओं की आवाज के लिए आगे आते हैं। तो कौन मर्द है ये जो मुझे कहते हैं कि हमारे भी पक्ष होते? कौन किसको मर्द को? उसी मर्द को तकलीफ होती है जिस मर्द के, मैं मुझे ऐसा लगता है ना, इंसान को मैं नहीं डराती हूँ, उसको उसके कर्म डराते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ तो शायद उसको डर लग रही हो कि यार हाँ ये मेरे ऊपर बोल रही है। अब मैं किसी को सरे भी कह रही हूँ तो जो पिता नहीं होता उसको किस चीज की बुरी लगेगी? वही उसी को डर पूरा लगेगा जो सरे भी होगा सच में। तो सरेबी को तो सरेबी तो कहेंगे। तो ये वही लोग हैं जो काम धंधा कुछ नहीं करते हैं। शाम होते इन्होंने 2 पैक लगाए, दिन भर ये गधोरे में घूरी रहे, शाम को घर भी इन्होंने अपनी शनि गजर। तो उनको ये हम है मर्द, तो ये है मर्द? ऐसे मर्दों से तो नहीं मर्द बन। है। आपको क्या लगता है कि आज पहाड़ को किसने बचा के रखा है? और तो क्यों? जंगल से लेकर समाज तक औरत संभाल रही हो। अब भाई मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, पहाड़ में इस टाइम पर किसान औरत, लेबर औरत, सब औरत। पहले से लेबरी आदमी करता था, घर मकान मिस्त्रियों में, याद है? औरतें नहीं करती थी। आप आदमी नहीं कर रहा है, औरतें पत्थर भी ढो रही हैं, ईंट भी ढो रही हैं, टकार भी दे रही हैं, और कुछ भी जैसे कोई भी काम हो, किसी रिसोर्ट में भी हो, वहीं भी औरतें कर रही है। क्यों? क्योंकि वो आदमी को पूरी दिहाड़ी चाहिए है। 600 रुपए की उसकी एक दिन की दिहाड़ी है, लेकिन वो पी के घिर रखा है। आज वो पैसा मांग लेता है काम करने में, कल वो ठेके पे जाता नहीं है जहाँ उसका काम होता है, वो गाली खाता है। ठीक, लेकिन औरत को, अगर वही औरत 600 की जगह 300 में कर रही होगी, क्योंकि भैया वो मर्द ऐसा काम नहीं कर सकती, लेकिन मर्द से ज्यादा अच्छा कर रही है। वो पूरे दिन रेता भी ढोएगी, पत्थर भी ढो रही है, अगर मिस्त्री काम कर रहा तो उसको तगाड़ भी देनी नहीं कर रही पहाड़ों में औरतें काम, पत्थर साफ रही हैं औरतें। तो तुम्हें क्या लगता है वो रोटी कमाने से लेकर रोटी पकाने तक सब कर रही है? इसलिए पूरा पहाड़ जो है औरतों पे टिका है। आदमी कर क्या रहा है? जो आदमी फौज में होता है ठीक है, वरना आधे से ज्यादा आदमी तो सरे भी है पहाड़ में, और वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। तो पहाड़ की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण किसको? शराब। शराब। शराब है, शराब और एक फितूर, जिनको कुछ नहीं करना है। उनको कुछ नहीं करना, उनको अपनी जमीनें बेचनी है, फिर उन्हीं के वहां लेबरी करनी। उनको कुछ नहीं करना। उनको ऐसा लगता है कि बस शराब ही सब कुछ है। एक बात बताओ ना, पर हमारे अभी तुमने वो ऋषिकेश वाला काम देखा ना, दारू की भट्टी खोल रही थी, क्यों नहीं बंद हो रही है वो? क्या जरूरत है? शराब शराब ही तो है मेन, और क्या है? अगर आदमी 100 रुपए भी एक दिन का कमा के लाए, वो अगर 100 रुपए की भी दिहाड़ी अगर वो 50 रुपए भी घर आकर अपनी बीवी को देता है, तो क्या उसका परिवार नहीं चलेगा? अब उसकी दिहाड़ी है 300 रुपए की, वो 150 रुपए का अद्धा पी गया, 50 के जेब में 150 रुपए, 150 रुपए या तो वो रास्ते में खो गया, 150 रुपए में उसके परिवार को दिया ही नहीं दिया, क्या पता। तो फिर काम कर रहा है, औरतें तो कर रही है पहाड़ों में। घास भी उसी ने काटना है, दूध भी उसी ने लगाना है, घर जाके राशन भी उसी ने, बच्चे भी उसी ने पालना है, दूध भी उसी ने देना है। तो आदमी क्या कर रहा है? घास काटने जो जा रहा है जंगलों में, दूध जो लगा रहा है, गाय जो भी आ रहा है, बच्चे जो पढ़ा रहा है, कर क्या रहा है? मैं तो ऐसी हजारों औरतें देखी थी जिसका आदमी दिन भर, वो औरतें काम कर रही है, आदमी वो काचो तो पलवा के दार पीवा घुरी रहा, या वो तलपा के पड़ रहा, या वो एक खत्म ताश फतोड़ा रहा, वैसी वो कर क्या रहा? तो उन महिलाओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो मजबूर है, अब जैसे आपने आवाज उठाई, महिलाओं के अंदर एक साहस आ जाता है, हिम्मत आ जाता है, हाँ। वो बोलना तो शुरू कर देती है अपने पतियों से, अपने हाँ। फैमिली में, हाँ। लेकिन उसके बाद उन्हें अपने परिवार में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हाँ कर रही है, बहुत सी औरतें। देखो जब तक औरत ना, सबसे औरत की जंग उसके परिवार से स्टार्ट होती है, बाहर खत्म होती है।
अगर मुझे मेरे परिवार से इतनी छूट नहीं मिली होती तो मैं क्या समाज को सुधारने जाऊंगी? क्यों औरतों से कहूंगी मैं तो हिम्मत पड़े। लेकिन आपके जैसी छूट हर महिला को नहीं मिल सकती ना। छूट मैं कहती हूँ, हमें छूट देने वाला होता कौन है? किसी के खरीदे थोड़े ना है भाई हम। जब मैं बताऊं, औरत जिस दिन अपनी सत्य पहचान जाएगी ना, अपनी अहमियत पता को पहचान जाएगी, वो तुम्हें लगता है कि वो तभी तो वो बेखौफ होती है। भैया एक बात बताओ, मैं कहूंगी मैं अपने आदमी से पहले पूछूंगी कि मेरे आदमी ने मुझे खरीद रखा है? मेरी जो आजादी है मेरे आदमी ने अपने बक्स में रखी है? जब मेरे साथ फेरे हुए मेरे आदमी ने उस दिन रकम दी थी मेरे पिता को कि ये आपकी बेटी आज से हमने खरीद ली है, अब ये हमारा खरीदा हुआ सामान है? नहीं ना। मैं उनकी बीबी हूँ, वो मेरे पति हैं। वो कहीं जाते हैं, वो मुझसे पूछते नहीं है, मुझे बताते हैं मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा। मैं कहीं जाती हूँ, मैं उससे कह रही हूँ मेरा शाम को ही है, मैं अभी आई हूँ, मेरे हस्बैंड बैठे हैं सामने, यही तो मुझे लेके आए, क्योंकि मेरे आदमी को पता है इसका काम है। अगर मुझसे घर से कहता कहाँ जा रही है, नहीं जाएगी तो मैं आती। मेरे आदमी को मुझे अभी घर जाके कहते मेरा कुछ काम है, वो नहीं जा सकते, वो घर पे रहोगे क्यों भाई? 10 आदमी में उसने भी जाना है, 10 औरतों में मैंने भी जाना है। तो क्यों क्यों नहीं? आप अपने घर से अपने लिए हक की लड़ाई लड़ो पहले। लेकिन आप तो चलो पुष्ट परिवार से हैं, आपके तो फैमिली में लोग हैं, लेकिन कई महिलाएं नहीं है जिनके है ही नहीं कोई करने वाले। आप उनको भी क्या अपना सब चीज छोड़ करके ग्राउंड पर आकर के लड़ना चाहिए चीजों? अच्छा, मैं कहती हूँ ना, ग्राउंड पे कब लड़ो? जब तब लड़ो जब तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार हो। जबरदस्ती तो नहीं लड़ सकते हो ना, किसी से भी जाके भिड़ना नहीं है ना। गाँव में औरतें भिड़ती थोड़ा ना है, लेकिन अपने हक के लिए तो बोल सकते हो। आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया के प्रधान को पकड़ो। आपने उसको वोट क्यों दिया है? आप उस प्रधान को पकड़ो कि भैया मेरा आदमी सरेबी है, मेरे को राशन पानी सरकार दे रही है, इतने से मेरा घर नहीं चलता है। आप कुछ ऐसी योजनाएं लाओ जिसमें कि हम ग्रामीण औरतें कुछ अपना खोल सके, कुछ कर सके। पहाड़ी नमक ही हम सब मिलके पहाड़ी औरतें नमक बनाती हैं, उसके पॉकेटों को आप कहीं बेचो, उसके हमारे सरकार तक लाओ। हम औरतें स्वेटर बुनती है, उसको आगे ले जाओ। हम बनारस की पिरुल बुनते हैं, उसको आगे लेके जाओ। हम छोटी छोटी बड़िया बनाते हैं घर में, सब मसाले वसाले की बड़ी बनाते हैं, उसको आगे बेचो। वो क्यों नहीं दे रहे इनको रोजगार? वो प्रधान क्यों नहीं इनको रोजगार दे रहा? वो प्रधान क्यों नहीं आगे जाके मीटिंग करवा रहा है कि हमारे ग्राम सभा में औरतों को रोजगार दो, टेलरिंग का काम दो, पार्लरिंग का काम सिखाओ? सरकार को भी तो इन चीजों के लिए कनेक्ट करना पड़ता है, वो क्यों नहीं करवा रहा है? हर चीज औरतों ने। ऐसा प्रधान चुनो कि जो तुमको काम दिलवाए, जो कहे कि हाँ हमारे ग्राम की इस औरतों को मिल गई, ये करना चाहिए। ग्रामों में प्रोग्राम करवाओ, जिसकी गाय अच्छी होगी, हो रहे हैं पहाड़ों में, रस्सी कूद करवाओ औरतों का कि भैया 2 टीम बनाए, समूह खुलवाओ औरतों के, आगे लेके जाओ उनको कोई भी रैली होगी, कोई भी सामाजिक काम है, उनको आगे ले जाओ, उनको वहां से लाना ले जाना आपका काम है, करो, उनको आगे बढ़ाओ। और अगर गांव का प्रधान ऐसा चुनो जो आपकी औरत में उतनी दम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि औरत है प्रधान लुल्ली, उसके बस की नहीं है, वो शॉल ओढ़ के कहीं पर ठंड में बैठी है और आदमी उसका करता फिरता है। आजकल पहाड़ों में ये अक्सर देखा जाता है, पहाड़ में महिलाएं नहीं भाई, ये सब चुनाव जगह है, ये सब और उनके जगह, जगह पति उनके ज्यादा ग्राउंड ये सब जगह है। ये सिर्फ पहाड़ की ही बात नहीं, ये सब जगह। वो औरत का चेहरा देखते, जैसे ज्योति अधिकारी अगर इतनी खूंखार औरत नहीं होती, ज्योति अधिकारी का आदमी दबंग को गुंडा होता और वो कल को मुझे खड़ा करता प्रधानी के लिए, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म में आगे नहीं होती। सब जगह प्रधान, हम प्रधान उसको मान लेते हैं जो चलता फिरता काम कर रहा है, उसकी बीवी को हम प्रधान नहीं मानेंगे। उसकी जो भी तो हक उसकी बीवी का ही है। भैया वोट तुझे दिए, तेरा चेहरा देख के वोट दिया। सबसे मेन चीज, अगर मैटर औरत का है तो आपको क्या लगता है आदमी को आना चाहिए वहां पे? मेरा औरत आएगी ना, अगर तू प्रधान है तो तू आएगी ना, तेरे सिग्नेचर लगेंगे ना वहां पे, तेरी शकल देख के, तेरा व्यवहार देख के हमने तुझे वोट दे रखा। तेरा आदमी हमें क्या पता कौन है ये? तो वो जो जबरदस्ती के प्रधान बनते हैं, उनसे पहले अपने ग्राम को बचाओ। पहले उस औरत को बोलो कि कल को अगर हमारे हक के लिए लड़ सकते तब तुझे प्रधान बनाएंगे। अगर कोई वोट मांगने के लिए आ रहा है तो महिला को ऐसा क्या देखना चाहिए, पहले क्या चुन करके उन्हें वोट दे? सबसे पहले तो मैं तो आज की डेट के अकॉर्डिंग देखूं तो सबसे पहले आदमी का कैरेक्टर देखूं। अब तो वही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप किसी भी पार्टी में जाओ, कोई भी पार्टी, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से नाम भी लूंगी, ना मैं भाजपा की सगी हूँ, ना मैं कांग्रेस की सगी हूँ, ना मैं यूकेडी हूँ, मैं किसी की सगी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तीनों पार्टियों से कोई मतलब नहीं। मेरे लिए सब पार्टी बराबर, जो अच्छा काम करे वो अच्छा आदमी। भैया अच्छा कह के थोड़ा ना अच्छा होता, अच्छे के लिए तो आपको कोई छवि अच्छी बनानी पड़ेगी ना। अगर मैं आज ऐसी हूँ तो मैं हूँ ऐसी, तब मैं ऐसी हूँ। और मैं जबरदस्ती लोगों से कहती हूँ मुझे शेर बोलो, मुझे शेर नहीं बोलो, करके थोड़ा ना मैं शेरनी बनी हूँ। जब मैंने कुछ करा है तभी तो लोगों ने मुझे शेरनी का अवार्ड दिया। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी पार्टी को अच्छा बनाना पड़ेगा। नंगे हर जगह मिलेंगे, तो छटनी करो ना नंगों की। अगर आप किसी ग्राम सभा में, आप बताओ, आपको पता है कि आपके ग्राम सभा जिस आदमी को आप प्रधान के लिए उठा रहे हो, 1 नंबर का ठरकी लौंडियाबाज है। हर शादी ब्याह में उसकी औरतों पर ही नजर रहती है, दुनिया भर के उसके ऊपर केस हो रखा, तुम उसको नेता बना दे रहे हो। तुम उसको नेता बना दे रहे हो, मतलब तुम बिल्ली को दूध क्या कह रहे हो कि बेटा ये दूध रखा है और तूने बिल्कुल नहीं पीना है, और तुम बिल्ली को पहाड़ों में गनी ना वो बिराओगे, तुम दूध और बढ़ाओ, मतलब
दूध का पौरा है, तुमने बिल्ली को बैठाना, वो उसने कभी ना कभी तो लपका नहीं है वो। तो वही हाल, नेता पहले बनाओ, लेकिन उसको बनाओ जिसका कैरेक्टर में दाग ना, उसको नेता बनाओ। वो साला खुद में हाथ हल्की है, तुम उसको नेता बनाओ। कल को तुमको और अगर कोई दिक्कत होगी, तुम तो उसके पास जाओगे, क्या पता कब कहाँ क्या मांग लो तुमसे वो। तो ठरकी है वो तो मैं तो इनको ठरकिया ही कहूंगी। तो इसलिए मेरे लिए तो वही है कि प्रधान हो, चाहे छोटे स्तर में हो चाहे बड़े स्तर में नेता हो, पहले इसका कैरेक्टर जांचा जाए कि किस टाइप का है, इसका बैकग्राउंड क्या है। किसी को भी मुंह उठा के आप कोई भी सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन डालते हो, ऐसी मिल जाती है सर। सर से लेके पांव तक नापता है और जाके कहीं वो डिग्री के हकदार होता है। और एक एक नेता ही ऐसे होते हैं कि भैया कुछ नहीं, या भगवाधारी ड्रेस, या यहाँ से यहाँ तक तिलक लगा लो, एक बार धागे बांध लो, जय श्री राम होगा बस। जैसे तुम बताओ, आओ आगे ना, ऐसा हो रहा है आजकल। मैं तो ये मानती हूँ, बाकी जिसको जो करना है। तो क्या चुन करके, क्या आज के डेट में ऐसा हो चुका है क्योंकि गांव में भी रिश्तेदारी चुन देख करके, हाँ पार्टी देख करके हाँ वोट हाँ। दे रहे हैं। अरे गांव में तो ऐसा हो रहा है कि मान के चलो, अगर उसके परिवार में 25 आदमी है तो उसी को वोट देने हैं, और पूरे अपने खानदान को बुला दे रहा है, वो प्लेन्स पे आओ 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 आओ, हो जा रही है वहाँ, हो रहा तो रहा, राजनीति चेंज हो जा रही है वहाँ। वो ये नहीं देख रहे इसने कितना काम। भाई 1 साल तुम प्रधान बन गए, ठीक हो गया, तुमको तुम्हारे व्यवहार की वजह से वोट मिल गए। अगले साल अगर तुम प्रधान बने हो तो तुमको तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले साल तुमने ऐसा काम करा होगा कि साला तुम्हारे विपक्ष में तो कोई खड़ा ही नहीं हो। तो कहेगा भैया हमें, जब तू इतना अच्छा काम कर रहा है, दूसरों को आजमाए क्यों। जब मुझे पता है कि मेरा एक भरोसेमंद आदमी है, जब मुझे उस पर भरोसा है, मैं दूसरों को चकूंगी क्यों भाई, मैं क्यों जाऊंगी इसको दूसरे को चकने। तो इसका मतलब अगले साल अगर तुम्हारे विपक्ष में कोई उठ रहा है तो इसका मतलब तुमने काम अच्छा नहीं करा। और अगर तुम्हें तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुमने काम अच्छा नहीं करा, फिर तुम दो ना दूसरे को मौका, साबित करो कि ला भाई मैंने 5 साल ये करके देख लिया, अब तू करके देख ले। लेकिन ये गद्दी का नशा साला इतना गंदा नशा है कि ये मतलब बाप मर जाए लेकिन गद्दी ना छूटे। यहीं पे जो आपने अभी बात बोली ना, एक मेरे को इसमें किस्सा याद आ रहा है कि एक जगह एरिया में मैं देखा था, एक कोई कैंडिडेट थी, प्रधान रही 5 साल, हम्म। महिला थी और खुद काम करती थी, ग्राउंड में खुद थी। हाँ। सब कुछ, वो एक पहली मैंने ऐसी पहाड़ में देखी हाँ। जो खुद काम करती थी, ग्राउंड में थी और हर एक जगह पर उसका ही नाम था। और 5 साल उसने उस गांव के लिए, छोटे से गांव के लिए काफी अच्छे काम भी किए, गांव में लाइटें लगवाई, हाँ। पानी लेकर के आई, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। दोबारा से सीटें आई, उसने वापस से डालना चाहा और इस समय उसने सोचा कि मैं अभी प्रधान से उठ करके थोड़ा सा और उसके स्तर पर काम करना हाँ, चाहती हूँ, सही। तो वो थोड़ा सा क्षेत्र पंचायत के लिए उसने अपना डाला और चुनाव लड़ना चाहा। तो सभी लोगों ने सपोर्ट दिखाया, पूरे गांव लोगों वालों ने सपोर्ट दिखाया और एन मौके पर पूरा मतलब चेंज कर दी राजनीति और वो हार गई। फिर कुछ वीडियो और कुछ ऑडियो आए, वीडियो तो नहीं आए, वायरल हुए। उसमें ये लिखा गया था कि जो ये प्रधान है, अगर ये क्षेत्र पंचायत बन जाती तो हमें इसके सामने जाकर के हाथ जोड़ना पड़ता, ये निचली कास्ट की, हम तो उसके घर में पानी तक नहीं पिएंगे। ये अब आप बहुत इस मेंटेलिटी को आप कैसे देखते हो? आपने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें उन बच्चों को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, वो एक किसी ने डाली थी, मैंने है ना? हाँ। मतलब मैं आपसे कह रही हूँ ना, अब आप कह रहे थे ना अभी कि दीदी आपसे आदमी चिढ़ता है, आदमी अभी आपने मुझसे सवाल पूछा था ना, तो मैं तुमसे वही कह रही हूँ कि ये मर्दों वाला ईगो क्यों आ जाता है बीच में, ये जात बिरादर बीच में क्यों आ गई। ये कौन लाया, ये जात बिरादर मानते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है, ब्राह्मण और हमारे जो भी हमारे वर्ग हैं ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे नीचे एक वर्ग है, बीच में है एक है। अगर मैं छत्री हूँ तो मेरे से ऊपर हमारे पंडित कुरान, तीनों को एक दर्जा दे रखा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो नीचे है उसका विकास का काम ही नहीं, वो विकास ही नहीं कर सकता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। मतलब अगर उनको ये होगी थी कि अगर ये आदमी कल को कुछ बड़ा बन गया तो हमें घर जोड़, और प्रधान जी का भैया हाथ खोल लो, जोड़ लिया, घर बैठो, पाड़ ले, फिर तो उनको वो चीज पसंद, मतलब विकास रोक लेंगे लेकिन जात को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये भी देखो, ये तो है आज के डेट। इसी वजह से तो हमारा पहाड़ का विकास, तो हमारे पहाड़ में आके शादी में अगले खेत में उनको खिलाया जाता है खाना, इस चीज को कैसे बदल सकते हैं आप ये बताओ जरा। बहुत सी चीज है, ये चीज जा ही नहीं रही है। अलग उसमें खाना खिलाया जाता है, अलग ब्याह में तो उनको अलग कर दियो, दूरोपति उनको ढोबी, और आप कम करके वीडियो वायरल तो बच्चों को भी जाने दे रहे हैं ना। मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था अभी रिसेंटली, मैंने देखा जिसमें आप बोल रहे हो कि उत्तराखंड नहीं बल्कि जौनसार, कुमाऊं और गढ़वाल बन गया है। हाँ। 3 चीजों में बढ़िया है। ये उत्तराखंड आप कहाँ है, उत्तराखंड कौन सा उत्तराखंड, तुम कुमाऊं नहीं हो, ये गढ़वाली है, ये जौनसार है, हम उत्तराखंडी नहीं है। अब भी तुम, अगर मैं तुम्हें रियल बताऊं, चाहे ये सही वाली बात है गलत बात है, मेरी वीडियो में 90% गलत कमेंट करने वाले सब मेरे गढ़वाली भाई, और ये सच। जब मैं उनकी आईडी खोलती हूँ ना, वो सब गड़बड़ी कर, जब मैं उनसे बात करती हूँ ना, वो सब गड़बड़ी कर। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या दिक्कत।
एक ने तो माँ बहन की गाली लिखी थी, और जब मैंने उसको कॉल करा तो उसने बोला हाँ मैं देहरादून को क्या कर लेगी तो मुझे समझ में नहीं आता। और आज देखो ना, मैं जिस बच्चे के लिए लड़ रही हूँ वो तो गढ़वाल की है, तो क्या शौक हो रहा है मुझे गाली खाने का। मैं भी कह देती यार छोड़ो। अच्छा, अब बुरी मानने वाली बात नहीं है, जब हमने नन्ही परी का केस उठाया था, तुमने देखा था कि गढ़वाल से कोई भी एक आंदोलन हुआ? मैं थोड़ी थी। हाँ, एक दिन देहरादून में हुआ था, मैंने भी देखा था, लेकिन जैसा एक सैलाब कुमाऊं में उठा था, वैसा गढ़वाल में नहीं उठा। तो मतलब हम समझ जाए कि अब गढ़वाल वालों ने भी सोच लिया कि तुम अपनी लड़की देखो, हम अपनी देखेंगे, ऐसा हो गया। तभी तो बात तभी तो उत्तराखंड हो गया ये, क्योंकि खंड हो गए ना इसके, अभी टुकड़ों में बढ़ गया है। लेकिन जमीर उनके आज भी जिंदा है जो बच्चों को बच्चे ही समझते। बहुत से लोग अभी देखो ना, मैं कहती रही हूँ, आज मैं अगर गढ़वाल की लड़की की बात उठा रही हूँ, अब मुझे गढ़वाल के लोग ज्यादा प्यार दे रहे, पौड़ी के लोग, उधर साइड के लोग कह रहे दीदी आओ दीदी आओ। अब मैं उनकी चाहती हो गई उस साइड को। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जब तक अपने पे नहीं बीते शायद आदमी को तब तक पता ना चले। तो जैसे उत्तराखंड में दो आज के डेट में पार्टी हो गई है, वैसी दो बेटियां हो गई हैं। एक बेटी को कांग्रेस के टाइम पे खा गया था, एक बेटी को भाजपा के टाइम पे खा गया। इंसाफ दोनों को नहीं मिला, अब कौन देगा? जो भाजपा के कांग्रेस के टाइम पे मरी, उनको भाजपा वाले कह रहे हैं तुम्हारा केस था तुम देखो, और जो आज अभी भाजपा के टाइम पे मरी है उनके नेताओं ने ही खा दिए। अब हम किसके आगे हाथ फैलाएं? बताओ, मानते हो ना? अंकिता का जो मर्डर कांड हुआ ये अभी का बात, जब हमारी सरकार में आज का सवाल, तो उन्हीं के नेता ने खा दियो। अब उन्हीं से कहे हम कि तुम इनके करो, हमें इंसाफ दिलाओ। अच्छा, कशिश के मामले में ये चीज निकल के आ रही है कि उस टाइम पे तो कांग्रेस सरकार थी, तो ये सब उन्हीं का काम होना चाहिए। तो हम कांग्रेस सरकार को दोबारा लाए कि भाई हमारी बेटी को इंसाफ दिलाओ। शायद फिर वही करना पड़ेगा अब, जब ये हो रहा है, और ये ही हो रहा है। क्योंकि आज भी अगर मैं जब कशिश के घर वालों से बात करती हूँ, अरे कुछ नहीं हो रहा। वो जो उतना हो हल्ला हुआ था, मैं मीठी लॉलीपॉप देकर चुप करा दिया था, कुछ नहीं हुआ, केस वहीं का वहीं दब गया, खाली हो गया। वो बस हमें 1 महीने का टाइम दिया था कि केस को क्या कहते हैं वो, हाँ रीओपन करेंगे, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। शांत, माहौल शांत। अब 4 दिन इसकी भी गर्मी उठेगी, 5वें दिन ये भी तो ऐसा शांत। क्यों? फिर सिर्फ टेंडर के टाइम में ही आंदोलनकारी जितने हैं वो सब अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और जय हल्ला करने लग जाते हैं ग्राउंड में। उनको और समय क्यों नहीं चीजें याद आती? अरे यार भाई मुझे बात बताओ ना, वो एक तो बताओ, मैं तो एक ही चीज कहती हूँ कि हमारी सरकार इनको पाल ही क्यों रही है? लड़की मर गई, रेप हो गया, लड़की मर गई, बात खत्म। तो आरोपी पकड़े गए तो तुरंत उसको फांसी क्यों नहीं? उसको उम्र कैद की सजा क्यों? उसको सजा क्यों दी जा रही है कि तू इतने साल जेल में रहेगा? क्यों रहेगा वो जेल में? क्या करना है उसकी ये उम्र वो की? जेल में रहेगा भी नहीं रहेगा? नहीं ऐसा बताओ ना, अंकिता भंडारी के केस में पुलकित आर्या को उम्र कैद दी थी, किसको चाहिए उसकी उम्र? किसको चाहिए उसकी उम्र? क्या करे उसकी उम्र का? अचार खाए हम? उसने हमारी लड़की मार दी, उसको मारो ना। उम्र कैद की सजा होनी ही नहीं चाहिए, सजाए मौत, फांसी की सजा, सीधे फंसा, फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी लड़की मर गई, तू भी मर, बात खत्म। आप उसको पता है क्यों उम्र कैद की सजा दी जाती है? क्योंकि उनको पता है कुछ दिन बाद शांत हो जाना है माँ। उसके घर वालों को भी छपछपी पड़ जानी कि चलो इसको सजा मिल गई, लेकिन सजा क्या मिली? जेल में। अब वो जेल में बैठ के किसका खाएगा? हमारा, क्योंकि टैक्स तो हम ही भरेंगे। मतलब 3 हमें जेल खाए, तूने हमारी इज्जत भी खाई, अब तो हमारे पैसे भी खाए। अब तू जेल में बैठेगा, और जिस तरह से पुंडित आर्या की वो थी हट्टी कट्टी बॉडी, वो जिम बना रहा होगा वहां, ऊपर से वो नेता खा लौंडा, तो उसके लिए किस चीज की कमी हो रही होगी वहां? क्या उसका बाप उसके लिए पूरी तैयारी नहीं कर रहा होगा जेल में? और क्या मान, अच्छा तुमको पता है कि वो जेल में है नहीं है? हमारी तो आंखों में ऐसे करके मुंह दिया गया कि हाँ शांत हो जाओ, लड़का जेल चला गया। लेकिन वो लड़का जेल में है किसको पता? अब वो जेल में इसलिए गया है क्योंकि उसके पास, अगर वो जिंदा तो है ना, तो उसके पास ऑप्शंस है। इसके ऊपर एक कहानी है, छोटी सी है, ज्यादा लंबी नहीं बताऊंगी, इसको काट के बताना। एक बार 2 चोर होते हैं, और दोनों चोर जो है कल सुबह मरने वाले होते हैं। लेकिन वो बेचारे वो सोचते हैं यार क्या करें क्या करें। अब राजा को तरस जैसा आता होता है, चलो इन दोनों को बुलावे, एक आखिरी ख्वाहिश उनकी पूछ लेते हैं। एक उसमें से कह देता है कि भैया मुझे तो खिला पिला दे, मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन दूसरा बहुत तेज होता है, वो कहता है राजा जी मेरे पास एक ऐसी विधिया है कि मैं 6 महीने के अंदर तुम्हारे घोड़े को उड़ता हुआ बना दूंगा, और ये घोड़ा तुम्हारी पास ही होगा ऐसा जो उड़ेगा। तो राजा भी खुश, यार सही बात है। वो हाँ, मगर लेकिन ये विद्या तुम बताना मत किसी को, अगर तुमने किसी को बताया तो मेरी विद्या रुक जाएगी। बोलता हाँ मैं किसी को, तेरे और मेरे बीच की बात खत्म हो जाती है। अब वो रात को दोनों चोर बैठते हैं, तो एक उससे कहता है कि यार जिसको फांसी लगनी होती है तुझे चश्मा आता है? अरे कुछ नहीं आता मुझे। तो फिर तूने क्यों ऐसा कहा? राजा को बेवकूफ घूम रहा है। तो कहा देख 6 महीने में या तो घोड़ा मर जाएगा क्योंकि बुढ़ा है, या राजा मर जाएगा, ये भी बुढ़ा है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं मरा, मैं ही मर जाऊंगा 6 महीने के अंदर यहाँ। अगर मैं नहीं मरा तो मैं 6 महीने खा पी तो लूंगा, कुछ तो मेरा हो जाएगा। तो यही सेम हो रहा है रेपिस्टों के साथ। इनको पता है कि जेल तो चले गए ना,
ताकि हमने मरना तो नहीं है ना, मर तो नहीं रहा है ना। 6 महीने में बेटे कुछ ना कुछ करके मैं तुझे बाहर निकाल ही दूंगा। अब पुलकित आर्या लगाएगा सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन, क्या पता वो कहाँ लगा रहा है। उसके बाद उसको वहां से बाइज्जत रिहा हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगा। उम्र कैद की सजा तो इसको भी हुई थी, पुलवामा वाले को। ये जो रेपिस्ट नाबालिगा के उसमें आ गया वो बाहर परसों 15 लाख रुपए देके, मरा क्यों नहीं है? अगर ये मर जाता तो ये बाहर क्यों आता? तो इसका मतलब इनको सरकार पूरी कोशिश करती है बचाने की। कानून उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, अब क्या करना है उसकी उम्र का? क्यों क्यों उसको हमारी आंख का टेढ़ा बना रहे हो? तो उसको मार दो ना शीशे में, उसकी उम्र वहीं पे खत्म हो, उसको फांस सजाए जैसे निर्भया के केस में हुआ था, सजाए मौत, आप उसको मार। वो मर गया, हमारी लड़की को इंसान मिल गया, अब तुम उसको जेल में रख रहे हो। क्या पता वो कहाँ है, उसके परिवार वालों को नहीं निकालेंगे उसको बाहर। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, आने वाले 10 साल बाद पुल के बारे में बाहर आता है, फिर क्या कर लोगे तुम? 10 साल बाद मेरे में इतनी जान रहेगी जितनी मेरे में आज है। 10 साल बाद बच्चों में उतनी आग रहेगी जितनी आज है। बस 10 साल बाद उसने चुपके से बाहर आना होगा, वो बात कर दो। तो इसी वजह से तो रेप बढ़ रहे हैं, मर नहीं रहे ना कोई, कोई उसी समय तुरंत मर नहीं रहा है ना। अगर उसी समय उसको चीर फाड़ कर उसके चितरे कर दो तो मैंने रेप ही ना। अगर किसी मुजरिम को आपके हवाले करने दें आय हाय आय तेरे मुंह में घी शक्कर। मैं तो, मुझे ना कभी कभी होता है ना बचपन में, क्योंकि हम बड़े तो हो गए लेकिन दिमाग में यहाँ रहता है वो शक्तिमान जो देख रखा है, कि कभी अगर शक्तिमान सपने में आए बोले क्या चाहिए बता, तो मैं कहूंगी बस संसार के जितने रेपिस्ट हैं ऐसे करके खड़े कर दो, और माँ कसम सब मतलब भूलूंगी भी नहीं यार भाई मैं। मतलब ऐसे ऐसे करके मौत दूंगी ना, चिथड़े वाले बिल्कुल चिथड़े, कि पता भी ना चले कि उधेड़े किसने, मैं ऐसे उधेड़ के फेंक दूं। मेरा ऐसे आग लगती है उनको देख के। आप करप्शन करो यार, कोई नहीं, कितना खा लोगे तुम नेता जैसी जगह, मुझे पता है नेता आदमी खाए गए यार। तू करप्शन खा, तू बच्चों की रोटी खा जाएगा, तू पहाड़ बेच के खा गया, तू गाड़ गधेरे बेच, सब बेचो, हमें कोई मत, तुम हमारे बच्चों को तो मत बेचो यार। तुम हमारी इज्जत भी खा गए हो। एक पहाड़ की लड़की का रेप करना मतलब हमारी कौम का रेप करना, मतलब एक पूरी औरत जात का रेप करना। तुम एक बच्ची खा जा रहे हो यार, बताओ औरतों की इज्जतें खा जा रहे हो। इस इज्जत खाने वाले को माफ करेंगे भाई? तो आज अभी तक लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन लोग मुझे बताते हैं कि एक बार अंजना भंडारी के घर जा, इतनी बेहद एरिया में रहती है, मतलब बहुत ही गाँव नीचे पिछड़ा, वो आज भी उनके घर के हालात देखते हैं कैसा लगता है। बता, जब उस घर के बच्चे, और आप तो लोग कह रहे हैं कि तुम जा रहे हो, क्या 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 जाओगे उस घर में जिस घर का बच्चा मर गया कमाने वाला? सोच, को लोग कह रहे हैं हमें उसके दर्द को महसूस कर, कोई कर सकता है भाई? ना तू कर सकता ना मैं कर सकती, ये गलत बात है। कोई नहीं कर सकता उसके दर्द को महसूस, वो ऊपर वाला ही कर सकता है बस, या उसके माँ बाप को ही पता होगा कि वो कैसे अपने बच्चे को। जिस घर का बच्चा कमाने वाला मर गया, वो उतना गरीब परिवार, वो लड़की 10,000 रुपए महीने में अपना घर बेचती हो, आज उस घर में कोई नहीं, तो उस घर के हालात समझ रहे हो कैसी हो रही हो? ऊपर से उन भेड़ियों ने वो बच्चे खा ली। सोचो, तो हमें क्या लगता है कि इन्होंने पूरी गेम नहीं बिठाई होगी? जिस टाइप से वो नेता आज उतने बेखौफ होकर बोल रहा है कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिल जाए तो मैं संन्यास ले लूंगा, ऐसी बोल रहा है वो। भाई अब ऐसे ही नहीं बोल रहा है, उसको पता है सबूत कहाँ से मिलेंगे। 2 दिन बाद तो बुलडोजर चला दिया उन्होंने। सबूत कहाँ से मिलेंगे? किसी भी चौकी वाले ने रिपोर्ट लिखी, सबने भगाए, 24 घंटे के अंदर बॉर्डर चल गया, कपड़े थूक दिए, बिस्तर थूक दिए, सीसीटीवी उड़ा दिए, सबूत कहाँ से मिलेंगे? सबूत कौन देगा? सबूत तो वही देगी जो मर के ऊपर चले। अब रेप करना क्या मतलब कि आपने किसी की इज्जत फाड़ दी, चीड़ कर दिया, वही है रेप। रेप वो चीज बदतमीजी है जो आप हमें देखते हो जिस नजर से, जब आप किसी बच्चे को छेड़ रहे हो वो भी। अभी एक वो देखा था ना आपने जिसने बोला था लड़की इतनी अच्छी है तो इसकी मम्मी कितनी अच्छी होगी, घर जाके पप्पी लूंगा, याद है? वो जो 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है, याद है? तो क्या उसको क्या करेंगे आप? कंटेंट दांत दिखाएंगे उसका? या अगर बच्ची इतनी सुंदर है तो इसकी माँ कितनी सुंदर होगी, तेरा मतलब क्या था? मानसिकता झलक रही है। तेरा मतलब क्या था? मतलब तूने उस छोटी सी बच्ची में पहले अपनी हमानियत वहां दिखाई कि अच्छा ये कितनी अच्छी है तो इसकी माँ कैसे होगी। तो हमारे लिए तो ये भी रेप है, हमारे लिए, मैं कहती हूँ ये भी रेप, इसको भी आप रेप की श्रेणी में ही लो। आप चलते फिरते किसी बच्ची को छेड़ रहे हो, उसको गंदे कमेंट कर रहे हो, आप उसको गंदे तरीके से देख रहे हो, आपने उसको गंदे इशारे कर रहे हो, ये भी रेप है। इसके ऊपर भी धारा लगनी चाहिए। जब रेप किया, जब तुमने लड़की मार मूर्ति चित्रा कर दी तब है रेप। तो उस दिन अगर उन्होंने उस बच्ची को, उन्होंने, ठीक हम मानते हैं कि उस बच्ची ने अपनी इज्जत आपको नहीं बेचनी थी, मर गई, लेकिन मरी है, मार दी, मरी। अगर उसने वो चीज नहीं बेचनी चाहिए तो वो अपने घर जाती ना, वो तो घर जाने के लिए निकली। भाई तूने मुझे कोई, सॉरी, आपने मुझे कोई चीज बोल दी, ठीक है, कि ये चीज लेनी है, मैंने कहा मैं नहीं ले रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, मैं तो घर तो जाऊंगी, क्योंकि या तो मैं नौकरी पे हूँ या मैं सीधा अपने घर में ही हूँ, तो तुमने उसको घर क्यों नहीं जाने दिया?
उसको मारने की क्या जरूरत थी? या उसको ऐसी क्या आफत आ पड़ी कि वो होटल से निकली और सीधा कूद गई नाले में? वो कह रहे हैं कि वो कूद गई, हमने मारी नहीं, वो खुद ही कूद गई। क्यों कूद गई वो? सब कहने की बातें हैं। सर्विस की ही तैयारी हो रही थी और न जाने कितनी सर्विस इन्होंने ले ली हो। अगर ये ठरकी वहां ठरकी है तो इन्होंने कितनी सर्विस ले ली होंगे। और तुम्हें क्या लगता है जिस टाइप से अंकिता का केस दब गया तो इनके हौसले और बुलंद नहीं हुए होंगे? हैं? क्या अंकिता ही थी जिसने क्या कहते हैं वो देने के लिए मना कर दिया? क्या पता इन्होंने उसके बाद का हाल देखा है, जैसे अंकिता का हाल हुआ था वैसे तेरा भी करेंगे। तुझे तो सर्विस देनी ही पड़ेगी। क्या पता दवाओं में आपके बच्चों ने करा भी हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि उस कांड के बाद से ये नेता लोगों का बिल्कुल रातों रात दिमाग चेंज हो गया हो, ये बिल्कुल श्री राम के भक्त हो गए हो। ना जी ना। हाँ, पर अभी भी देखा तुमने उसका इंटरव्यू देखा तुमने? बड़ा दांत दिखा के कह रहा है वो कार्यक्रम जो था वो समाप्त हो गया है। अब वो कार्यक्रम समाप्त मतलब अब ये इनकी मानसिकता इतनी गिर गई है। ये कार्यक्रम बोल रहे हैं। ये बच्चों के रेप को किसी की इज्जत को कार्यक्रम कहते रहे यार। बताओ जरा। इतनी मतलब ये हाल हो गए हैं आज पहाड़ में और कुछ नहीं है। मैं कभी कभी तो मैं जब अपने आप को देखती हूँ ना, एक तो निकल जाता है एंगल लुक में भड़बड़ा जाती हूँ, लेकिन कहीं शीशे में जब आप सामने आपको देखते हो ना आप सोचते हो कुछ नहीं है यार, सब बिक गया है, सब बिक गया है। उन्हीं का ना प्यार पहाड़ मेर पहाड़, राय दुखों को डेर पहाड़। और वही हो गया है। ठेकेदार वाला फोड़ पहाड़, नैन्थन छोड़ पहाड़, और आधे से ज्यादा पहाड़ हमारा बिक गया है राजनीति में। बिक गया है, खत्म। भैया मैं तो ना आने वाले टाइम पे कोई नेता नहीं हूँ, ना मैं किसी नेता से डरती हूँ। सीधी सी बात है। अगर ज्योति अधिकारी अपने घर में रहती है, अपने परिवार के साथ रहती है, किसी भी नेता में ज्यादा चूरो मेरे पे कोई केस करने का या मुझे कटघरे में बुलाने का एक बार बुला लो। सीधी सी मैं नहीं डरती किसी भी नेता से। क्यों नहीं डरती हूँ? क्योंकि मैं नहीं हूँ इस टाइप की। और मैंने ना कभी किसी नेता को सर्विस दी है, ना मैं किसी नेता की चमची हूँ, ना मुझे नेताओं के संग शौक है फोटो खिंचाने का, और ना मैं कोई ऐसी हूँ कि आने वाले टाइम पे मैं हल्द्वानी की विधायक बनूंगी। जी नहीं, मैं कुछ नहीं बनूंगी। लेकिन अभी आपका आप बोल रहे हैं हम्म। अभी तो अंकिता वाले केस में हम्म। जनता पार्टी के ही लोगों का हाथ नहीं हाँ है, हाँ है ना? और कई लोग आपको बोलते हैं अलग अलग पार्टियों के साथ आपका नाम हाँ लिया हाँ जाता है। शायद इस वजह से भी क्योंकि आपका एक फोटो भी था जिसमें हाँ आप बीजेपी कार्यालय हाँ या ऑफिस में बिल्कुल, शायद मैं होते उसके बारे में बात, हाँ बिल्कुल तो करो। उसके बारे में थोड़ा सा जानना हाँ, है। ऐसा हुआ था बीजेपी कार्यालय में मेरी नहीं नहीं ये बात स्टार्ट हुई थी चौखुटिया से। चौखुटिया में जब मैं मायके गई थी, तो जब मैं मायके गई थी वो आंदोलन वाला जो हमारा वहां पे हो रहा था, तो उसमें मैंने वहां जाकर यूकेडी वालों के लिए कुछ बोल दिया। मैं साफ कहूंगी सीधी सी बात, मैंने वहां किसी भाजपा के लिए कुछ नहीं कहा, कांग्रेस के लिए, मैंने वहां यूकेडी वालों के लिए बोला। क्योंकि यूकेडी वाले ने वहां पे थोड़ा सा ग्रुप जैसा कर रखा था। वो जो आंदोलन वाले बैठे थे हमारे संन्यास में, उसमें अनशन में जो बैठे थे, उसके इर्द गिर्द सब यूकेडी के नेता बैठे थे। और ये भाजपा वालों को आने नहीं दे रहे थे, कांग्रेस वालों को आने नहीं दे रहे थे। लेकिन अगर यूकेटिया का कोई नेता आ रहा था तो इसके गले में ही फूलों की माला डाल रहे थे। तो ये क्या था? एक तरफ तुम कह रहे हो कि हमें यहाँ कोई राजनीति नहीं चाहिए, हम अपने उसके लिए लड़ रहे हैं, और एक तरफ तुम कोई यूकेटी का बड़ा नेता आता है उसके गलों में पुष्पों की माला डाल के उसको भाषण देने को कह रहे हो। जब मैं वहां गई तो उन्होंने मुझे बोला भाषणबाजी मत करो। तो भाषणबाजी मेरा पसंद नहीं था, लेकिन नेताओं को पसंद था। और कांग्रेस का कोई जा रहा है उसको गाली देके भगा दे रहे थे। भाजपा का वहां पे कोई गया उसको यूनियन ने गाली देके भगा रखी है। मैं सबको जानती हूँ वहाँ एक एक आदमी को, जो भाजपा के अभी हारे हुए विधायक हैं, मैं उनको जानती हूँ अच्छे से। अनिल सांची जी, ये गए उन्होंने उनको वहां कौवों की तरह नोच खाया। कांग्रेस के गए उनको कौवों की तरह नोच खाया। यूकेडी आए उन्होंने उसके गले में फूलों की माला डाल दी। ये क्या था? सबके लिए एक जैसा करना चाहिए ना। मैंने वहां बोला तो वहां से ये बात उठी कि ये तो भाजपा की चमची है, भाजपा वालों ने इसको हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए पैसा दे रखा था, भाजपा वालों ने इसको भिड़ाया। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा बड़े सालों। और जो कि तो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं मुझे भाजपा के बड़ा सा बड़ा नेता जानता है। क्यों? क्योंकि उनकी बेटियां मेरी वीडियो देखती, उनकी औरतें मेरी वीडियो देखती है, वो मेरे को फॉलोवर की तरह मानती है। लेकिन मैं यहाँ से पिथौरागढ़ गई, आपने मुझे देखा मैं किसी भी भाजपा वाले के घर गई, या मैं किसी कांग्रेस वालों के घर गई, या मुझे किसी ने फंडिंग करी यहाँ से वहां जाने की। मैं बेखौफ होकर उस बच्ची के लिए गई। एक चीज और है, जब आप चौखुटिया गई थी, चौखुटिया आंदोलन में आप करी थी, वो हॉस्पिटल के लिए कोई आंदोलन था जिसमें बहुत से आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया था। उस समय मैंने आपके एक मामा जी का वीडियो देखा, शायद आपके मामा ही लगते होंगे, है ना? उनका एक वीडियो था, उन्होंने उनका कहना ये था कि मैंने पर्सनली ज्योति अधिकारी को नहीं बुलाया था। हाँ। पहली चीज। दूसरी चीज, वहां आकर के जो जिस चीज के लिए आपने आवाज उठाई थी, पहली बात तो उनका ऑब्जेक्शन ये था कि यहाँ पर आकर के ये बोल रही हैं कि आप सभी लोग दुकानें बंद करके मुझे देख रहे हाँ। हैं, है ना? आपने ये बोला था शायद वीडियो में आकर के भी, वहां पर भी आपने लाइव ये बोला था।
पहली चीज, दूसरी चीज ये थी कि जो आपके मामा जी हैं उनका मैंने वीडियो देखा था, वो बोल रहे थे कि मैंने उनको पर्सनल नहीं बुलाया था। हाँ और जिस चीज के लिए आपने आवाज उठाई कि लोग यहाँ पर को गाना वाना गा रहे, तो उन्होंने बोला था कि ये जनहित गा रहे हैं और इसकी मैंने ही परमिशन दे दी थी। मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलती हूँ। मैं वहां जाती हूँ, उस चीज को देखती हूँ, पहले मैं सब देखती हूँ, फिर मुझे लगता है कि फिर वो जो मेरे अंदर निकता है ना, मैं वैसे रट के नहीं आती हूँ कि मैंने वहां जाके मैं ये बोलूंगी फिर इसके बाद में ये बोलूंगी, नहीं। मैं जो देखती हूँ मैं वो चीज वहां पे बोल देती हूँ। मैं यहाँ से बड़े जोरों शोरों से चौखटिया गई थी कि मैं अपने आंदोलनकारियों के लिए लड़ूंगी बोलूंगी, लेकिन वहां जाके जो ग्राउंड में जाके जो मैंने वहां पे देखा, मैंने वही बोला और आज वही हुआ है, सेम वो ही हो गया है। आप वहां पे कल तक सिर्फ ज्योति अधिकारी बोल रही थी कि यहाँ सिर्फ राजनीति हो रही है, आज वहां पूरा पूरा पहाड़ बोल रहा है कि वो सिर्फ राजनीति हो रही थी उन लोगों के साथ जो आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन जो कर रहे थे वो राजनीति नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे राजनीति लोग कर रहे थे। उसको क्या एक गांव वालों का मुद्दा बनाने की जगह उसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया। जैसे मान के चलो कल हमने अंकिता के लिए आवाज उठाई है, अगर मैं कल वहां पे किसी पार्टी का लोगो लगा के जाती तो वो क्या कहते हैं कि जरा तो उनकी चाल है दूसरे पार्टी को बदनाम करने की। लेकिन हम कोई पार्टी से नहीं गए थे ना दादा, हम तो अपने बच्चे के लिए गए। कांग्रेस की भी नहीं मरी, भाजपा की भी नहीं मरी, यूकेडी की भी नहीं मरी, बच्ची तो हमारी मरी, गरीब की मरी है ना, जनता की मरी है। तो जनता जब आएगी अपने हक के लिए बोलने के लिए, वो पार्टी का पूछेगी कि भाई साहब मैं अपनी बच्ची के लिए आवाज उठाने जाऊंगा, तो वही था। अच्छा, अब आई भाजपा कार्यालय की बात। भाजपा कार्यालय में जो प्रताप बिष्ट जी है, इन्होंने मेरी तब मदद करी जब मेरे घर में किसानों ने उस दिन हल्ला बोला। हाँ, मैंने दादा को कॉल करा, मैं इनको जानती हूँ, तो दादा ने मुझे बोला तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से पुलिस फोर्स भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए, और जो भी होगा तुम्हारा मैटर बुरा लिखा जाए। तो वहां उन्होंने मेरी मदद कर उस चीज के। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारा एक स्वदेशी करके हमारा एक उपकरण है, इसका हमारा बैच है, इसका प्रमोशन करना है। भाई अभी भी मैं कहूँ प्रमोशन करना है। मैंने वहां जाके ये नहीं कहा कि नमस्कार मैं आज के बाद भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और वो वीडियो अभी भी पड़ी है। मैं वीडियो डिलीट नहीं करती हूँ, वीडियो अभी भी पड़ी है, चाहो तो चला के देख लेना। अभी मैंने वहां गई, मैंने कहा दोस्तों आज मैं भाजपा कार्यालय में आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे प्रताप बिष्ट जी ने यहाँ बुलाया है, और आज मैं जिस चीज के लिए यहाँ आई हूँ, मैंने वो कप उठाया जिसमें लिखा हुआ था स्वदेशी करके, और मैंने उठा, मैंने कहा ये उन लोग, आज मुझे बहुत अच्छी खुशी है कि हमारी सरकार जो है हमारे गांव के पहाड़ के लोगों के लिए रोजगार दे रहे हैं, जिसमें कि हमारे पहाड़ का पिसा हुआ नमक मिलेगा, भट्ट मिलेंगे, मांस मिलेंगे, तो आप बाहर की चीजों को ना खरीद के स्वदेशी सामान खरीदे। भाई ये थी वो वीडियो, आप अभी भी चेक करो, नीचे पड़ी है मेरी प्रोफाइल में। लोगों ने दिल भाजपा ज्वाइन कर दी, ये तो भाजपा के वहां गई, ये तो कल तक भाजपा को गाली बक रही थी, ये तो भाजपा के वहां गई, तभी भाजपा ने इसको पैसों में खरीद रखा है। ये था। फिर मैंने प्रताप दा को कॉल भी करा, मैंने कहा दादी मुझे तो ऐसा शक है ना, उनका बहन बोलने दे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये प्रचार करके तुझे गाली पकड़ी तो वीडियो डिलीट करते, मैं क्यों वीडियो डिलीट करूं, मेरे पास तो प्रूफ पड़ा है। वो 10 आदमी थे, उसमें हम जितने बैठे थे 10 के 10 आदमी कहते कि हमने ज्योति अधिकारी यहाँ अपने उसके लिए बुला रखी थी। वहां के नेता में कोई भी कहते हैं कि ज्योति अधिकारी हमारे लिए इसलिए आई है कि आने वाले टाइम में हम इसको इस जगह से टिकट दे रहे हैं, उस जगह से टिकट दे रहे हैं, कि हमने पैसे दिए। तो आपका प्लान नहीं है कोई भी ऐसा? नहीं भैया, हाथ जोड़े हैं, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं नेताओं की खाल उधेड़ने के लिए सबसे आगे रहूंगी, लेकिन नेता नहीं बनूंगी। नेता, और अगर मैं अगर कोई नेता बोले बनूं, आपको कि इस मुद्दे पे आप आवाज मत उठाओ, मुद्दा दबाना है आपको, उसके लिए आपको बड़े से बड़ा पद देने के लिए भी रेडी हो जाए और बड़े से बड़ा पैसा देने के लिए भी रेडी हो जाए, क्या आप रेडी हो उस चीज? मैं रेडी हूँ, लेकिन पता किस चीज के लिए? मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहती हूँ कि अगर मेरी जनता मतलब मेरे फॉलोअर मुझे आज जितने पसंद करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि ज्योति अधिकारी राजनीति में आए तो मैं आऊंगी, लेकिन एक ही शर्त पे आऊंगी, मैं कोई विकास नहीं करूंगी। लेकिन अगर बहु बेटियों की बात आएगी तो मैं उसको मार के इस्तीफा दे दूंगी। अगर वो मुझे इस चीज के लिए आना चाहते हैं तो मुझे आए, और कोई पार्टी मुझे इस चीज के लिए आने नहीं देगी। मुझे कोई विकास नहीं करना है, क्योंकि विकास होने ही नहीं है। विकास के लिए पैसा आता ही नहीं है, और वो आता है वो मुझे पता है विकास कहाँ होता है। विकास होता है नेताओं के घरों में, बाहर नहीं होता। और मेरे बस का नहीं है किसी का पैसा खाना में, क्योंकि मैं जिसकी भक्त हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, आप अगर मेरे घर में अघोर में भी आओगे ना तो आपको वो भी लग जाए मेरे घर में जो बैठी है। तो मैं इन चीजों को बहुत मानती हूँ, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ, मुझे किसी का नहीं खाना है, जो मेरे नसीब का है मैं वही खा लूँ। बहुत मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं कितना खा लूंगी, लेकिन मैंने हमेशा बोल रखा है कि ज्योति अधिकारी को राजनीति में लाने की गलती मत करो। अगर मैं राजनीति में आ गई, भाई सोचना अभी तो मेरे पास पावर ही नहीं है, मैं ऐसी हूँ। अगर कल को मेरे पास पावर आ जाएगी तो फिर मैं कैसी होंगी, मैं तो खुद डरती हूँ पावर से।
और मैं एक बात बता, मेरे को कितना टाइम लगेगा कि मैं अपने लिए गन ले सकूं, नहीं ले लूं? नहीं ले सकती मैं, लेकिन मुझे लेनी ही नहीं है ना। हम इतने गर्म खोपड़ी गए, कब कहाँ चला रहे हैं हम तो अपने लिए गड्ढा खोद बैठेंगे, तो हमें लेनी ही नहीं है, हमें उस चीज के प्रति जाना ही नहीं है। आप मुझे राजनीति में उतार दो, किसी नेता ने मेरे सामने किसी लड़की को छोड़ दिया, मैं तो उसका सर फाड़ के अभी इस्तीफा दे दूं, क्या फायदा? तुम्हारी आस भी गई, उम्मीद भी गई, तो मुझे तुम बुलाओ ही मत ना। हाँ, मुझे अगर कोई नेता हमारी बहू बेटी को से कुछ गलत करेगा, मैं तो चिढ़ दूंगी। वो नेता अपनी जगह, मैं बाबू अपनी जगह। क्योंकि जनता वो होती है जो किसी की खरीदी नहीं होती। मैंने कल जो भी बुद्ध पांके में बोला है, मैं किसी की खरीदी नहीं थी। अगर मैं भाजपा की पार्टी से होती तो शायद मैं नहीं बोल पाती, क्योंकि बोली भाजपा की एक भी औरत बोली है इस मैटर में। कांग्रेस वाले भी नहीं बोल पा रहे, क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं हमारे पास सीबीआई जांच ना हो जाए। मैं बोली ना, क्योंकि ना मैं भाजपा की हूँ, ना मैं कांग्रेस की हूँ, ना मैं यूकेडी की हूँ, मैं किसी की नहीं। मैं आम जनता की औरत हूँ। मेरी 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 है ये क्या कहते हैं ताकत की, मैं बोल सकती हूँ, मेरे हक है कि मैं अपनी सरकार से सवाल पूछ सकती हूँ, और मुझे यही बनते रहना। मुझे कोई नेता ही नहीं बनना है। मैं बगैर 6 महीने में मैंने अच्छा खासा नाम पा लिया है, अच्छा खासा लोगों के दिलों में प्यार पा दिया है। और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, इनका कोई ईमान जुबान नहीं है, फेक आईडी है। असली आपकी औकात पता चलती है जब आप मैदान में उतरते हो और 10 आदमी आपके संग फोटो खिंचाने आता है, तब आपके ऑरा का पता चलता है कि आप सोशल मीडिया में क्या कर चुके हो। और ये मुझे पता चलता है। पहले मैं भी सोचती थी लोग मुझे बैड कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं मेरी क्या इमेज होगी, लेकिन जब मैं मैदान में उतरती हूँ ना भाई, और जब मधुमक्खियों की तरह लोग मेरे पे चिपकते हैं फोटो खिंचाने के लिए, और जब गले लगा के रोती हैं औरतें, और बड़े सा बड़ा अफसर भी होगा मुझे कहता है मैम आप ज्योति अधिकारी ना जी, मेरी मिसेज आपकी बहुत बड़ी फैन है, तो क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? तब मुझे गर्व फील होता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ। और तब मुझे वो नेगेटिव कमेंट वालों को असर नहीं पड़ता कि छोड़ ना, नेगेटिव तो होते रहते हैं। अब प्रधानमंत्री को इतनी गाली पक रहे हैं, तो क्या उखाड़ लिया उन्होंने हमारा? और एक बात बता, अब अभी तो हम ही है, तुम ही है। अभी मैं प्रधानमंत्री को गाली बकतू, अगर मेरे सामने नरेंद्र मोदी जी आते हैं, मैं गाली बकूंगी, तो उनके बगल में कहूंगी सर एक फोटो। तो यही मेरे संग भी होता है, लोग मुझे गाली बकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं सामने आती हूँ मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं। तो जैसे कशिश का मामला है या अंकिता का मामला है, आप बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेती हैं और धड़ल्ले से अपनी आवाज़ भी उठाती है। तो इस वजह से आपको कभी सरकार की तरफ से कोई प्रेशर आया, कानून की तरफ से कोई प्रेशर, दबाव, या आपके परिवार को कोई ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना? नहीं, कोई सामना नहीं करा भाई, ये सच है। और देखो हर जगह हर चीज को गलत कहना भी गलत होता है, नहीं कहा। मैं परसों कशिश के मामले में भी गई, मैंने जो भी वहां पे देखो, गुस्से में आदमी कभी भी गीत नहीं गाता। ये मेरे में मैं मानती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब मैं ज्यादा गुस्से में होती हूँ ना, तो सच में मेरे मुंह से क्या निकलता है मुझे बाद में पता चलता है कि यार कुछ गलत ही बोलूं। जैसे कि पिथौरागढ़ में फूक दूंगी फाक दूंगी वाला जो मेरा शब्द थे, मुझे भी लगता है कि गलत हो गया था गुस्से में। वो हाँ, उस चीज गुस्से को लेकर के हाँ, थोड़ा सा हुआ कि यार गुस्से बच्चे के में साथ आप पूरे पिथौरागढ़ को हाँ, जलाना, हाँ, तो वो चीज़ जो मैं कि फूँक दूँगी वाला, क्योंकि भाई मैं तुझे रियल बताऊँ, वो जब चीज़ें किसी के दिमाग में हैवी होती है ना, तो आप समझ नहीं सकते हो कि आप होता है ना, कोई तो रो के निकाल देता है, कोई बड़बड़ा के निकाल देता है। अब मेरी पर्सनैलिटी यही है कि मैं शब्द गलत चुनती हूँ, लेकिन जगह सही है मेरी, पर शब्दों का चुनाव गलत हो जाता है। तो जब मैंने वो चीज़ें बोली थी, तब भी मेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ। कोई कानूनी केस नहीं हुआ, कोई पुलिस का मुझे कॉल नहीं आया, कोई धमकी भरे फ़ोन नहीं। अभी भी अंकिता केस में मुझे मेरी जो टीम हैंडल करती है, मेरा सोशल मीडिया जो देखता है, वो कह रहे हैं कि आपकी सोशल मीडिया के साथ छेड़खानी हो रही है। छेड़खानी मीन्स जैसे कि मैं पोस्ट ना डालूँ, वो मेरी चीज़ें कोई शेयर ना करे, मतलब क्योंकि मेरी चीज़ें मिलियंस में चली जा रही है ना, नहीं देखने वाला भी मेरी चीज़ें देख ले रहा है, तो वो उस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो रहा है। बाकी पुलिस वाले, मैं तुम्हें दिल से बताऊँ, मैं जितनी इज़्ज़त पुलिस वालों की करती हूँ ना, मैं उतनी मैंने कभी किसी की नहीं। मुझे पुलिस वालों की बड़ी इज़्ज़त है, आर्मी वालों की बड़ी इज़्ज़त है, क्योंकि मेरी पूरे फैमिली में यही लोग, और मुझे पता है कि ये बेचारे अपने परिवार को कैसे चलाते हैं। इनको छुट्टियाँ नहीं मिलती है साल-साल भर तक, है ना? कैसे इनके बच्चे तरसते हैं। तो इसलिए मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ। तो इन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं करा। चाहे मेरा छोटा मैटर हो, चाहे बड़ा मैटर हो, पुलिस वालों ने हमेशा मेरी मदद करी, हमेशा। और मैं सैल्यूट करती हूँ अपने उत्तराखंड की पुलिस को कि सच में करते हैं यार। अब किसी-किसी के संग हो जाता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप उनका दर्द समझो तो वो दिल से। और जितने भी पुलिस वाले हैं, मैं जब भी जाती हूँ सब कहते हैं, "दीदी हाँ, होगा देखते हैं, दीदी आप बहुत अच्छा करते हैं, दीदी ठीक है वो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी मजबूरी में, क्योंकि वो भी तनख्वाह लेते हैं वही, है। उनको आगे से जो ऑर्डर मिलेगा उन्होंने को करना ही है। कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती तो उनके संग, कोई आपका पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं कि चलते-फिरते हो तो ऐसा ना 2 डंडे रख देंगे। भैया उनको उस चीज़ की तनख्वाह मिल रही है, अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी भी नौकरी पे बात आएगी। तो नहीं, मुझे पुलिस वालों ने कभी कोई जवाब नहीं डाला। और अभी अभी हाँ, अंकिता के मामले में थोड़ा प्रेशराइज़ हो रही हूँ मैं। जैसे कि कॉलें नहीं आ रही हैं, लेकिन इधर-उधर से लोगों को मुझे कॉल आ रहे हैं। मेरे फॉलोवरों के पास कि पूछ रहे हैं, "ये ज्योति कहाँ रहती है? तुम्हें पता है कब तक आ रही है गढ़वाल?
तो इस टाइप से अराइवल वालों से पूछे जा रहे हैं कि जिस दिन ये गढ़वाल है हमें बताना। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या जो इसके आने से भूचाल आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आना होगा तो मैं कल क्या होगा मैं आज नहीं बता सकती। आज मैंने यहाँ आना था, कल से डिसाइड नहीं था आना था। कल अचानक सडनली प्लान बना मैं आ जाऊंगी। कल मैं क्या पता गढ़वाल मिलूं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कब क्या कर। तो इतना आंदोलन वगैरह में जाते हो, इतना संघर्ष आप लोग करते हो ग्राउंड में, रियलिटी में, तो इसमें सबसे ज्यादा साथ, सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको कौन करता है, फैमिली से या फिर बाहर से? नहीं, बाहर का आदमी कहाँ सपोर्ट करता है? बाहर का आदमी टोल करता है। फैमिली से ही सपोर्ट होती है। और मेरे ना भाई ऐसा होता है ना, देखो अंकिता का कांड एकदम ऊपर आ जाएगा, किसी को पता था? मेरा तो भगवान की कृपा से मैं फेमस होना स्टार्ट हुई हूँ मई से। इस साल मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मुझे अभी सिर्फ 9 महीने हुए, 8 महीने। इन 8 महीनों में स्टार्टिंग के 4 महीने मैंने गालियां खाई हैं। अब ये स्टार्टिंग के 4 महीनों में मैं तालियां बजा रही हूँ लोगों के लिए। पॉडकास्ट मेरे हो रहे हैं, प्रमोशन मैं कर रही हूँ, इवेंट में मैं जा रही हूँ, गाना में रील बना रही हूँ, और आगे भी मेरे बहुत अच्छे प्रोग्राम। तो मेरा तो अब गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया ना। एक फेस वैल्यू मैंने अपनी बना दी, एक नाम बना दी, एक पहचान बना दी। अब मेरा पैसा कमाने का टाइम है, एक दूसरा ट्रैक। अगर मैं चाहूं तो मैं इस ट्रैक को आऊं ही नहीं ना। ये लड़ाई झगड़े मुद्दे पहाड़ की बहू बेटियों के ऊपर बात तो इधर को निकल जाऊंगा। लोग करते रहे हैं, इवेंट में जा रहे हैं, मुझे उतरैनी के लिए आ रखा है, मुझे कोटाबाग से आ रखा है, मुझे पिता वहां से आ रखा है, नीचे बिंदु खत्ता से, मुझे शांतिपुरी से आ रखा है, मुझे खटीमा से आ रखा है। मैं तो जाऊं ना इवेंटों में, जा जाके मैं भी रिबन काटूं और बढ़िया से डांस करूं, लोगो लगाऊं, बैज लगाऊं। मैं क्यों पढ़ रही हूँ इन बहू बेटियों के उसमें? मुझे क्या जरूरत हो रही है? अब तो मुझे नाम फिर मिल गया है ना। आप अपने भाषण में ना बहुत बार लोगों के कमेंट आते हैं, ये जो जितने भी आपने सवाल पूछ रहे हैं ये लोगों के ही सवाल हैं। हाँ हाँ। बहुत बार बोलते हैं कि आप बहुत मतलब ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो शायद लोगों को पसंद नहीं आती, और कई बार ऐसा भी होता है आप मुद्दा तो अच्छा उठाने जाते हैं लेकिन वो लैंग्वेज की वजह से फिर वो लोग उस चीज को ज्यादा सपोर्ट नहीं नहीं करते हैं। भाई, मैंने अच्छे मुद्दे भी बोल के देखा है, मैंने बहुत निम्रता से भी बोल के देखा है। वो चीजें पसंद ही नहीं आती। आप अगर किसी को प्यार से समझाओगे ना, देखिए भैया आपने मुझे देखो माँ बहन की गाली बकी है, प्लीज आइंदा आप ऐसे मत बकना, तो तुम्हें क्या लगता है नहीं बकेंगे लोग? अच्छा, एक तरफ तुम लोग मुझे शेरनी का टाइटल देते हो है, और दूसरी तरफ तुम मुझे बोलते हो कि मैं म्याऊं म्याऊं करूं। ऐसा तो मैं नहीं कर सकती भाई। अगर मैं हूं ऐसी, मेरी दमदार ऐसी है आवाज, मेरा बोलने का जिगरा है, तो मैं म्याऊं म्याऊं कैसे कर दूं? भाई तू सामने वाला मुझे सीधा माँ बहन की गाली दे रहा है, तो मैं तुझे कैसे समझाऊं? और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने से पहले उससे बात करती हूँ मैसेंजर पे। मैं उसको समझाती हूँ कि भाई कमेंट डिलीट कर दे, वो नहीं करता है। फिर मैं उसको दौड़ती हूँ, फिर वो कमेंट भी डिलीट कर देता है, माफी भी मांग लेता है। तो अब मैं क्या समझू भैया? जब तुमको मेरी सीधी भाषा ही समझ में आ रही है, फिर मुझे मेरे रौद्र रूप में आना पड़ता है, फिर ये समझ जाता है। इसलिए मैं उसी लैंग्वेज में बोलती हूँ। लेकिन अब मेरे को, अब एक हद तक मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले वाली ज्योति अधिकारी थी, अल्लड़ टाइप की बोल भी देती थी गुस्से में, अब मैं थोड़ा कम बोलती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे मुझे अब ज्यादा देखते हैं। मुझे सबसे मेन चीज अपने आप पे देखो, मैं किसी के कहने से नहीं रुकूंगी। ये मेरे में है अभी भी। मैं रुकूंगी तो मैं तभी रुकूंगी जब मेरी आत्मा मुझे कहेगी कि ज्योति ये गलत है, तभी मैं रुकूंगी। ऐसा नहीं कि कोई मुझे 4 लोग कहेंगे कि तुम मत बोल, मैं ज्यादा बोलूंगी फिर अगर मुझे रोकने की कोशिश करोगे। मैंने तब देखा है जब मुझे छोटी छोटी बच्चे आती है ना मेरे पास, कहती है आंटी हम ना आपके बड़े फैन है, हम आपको अपनी मम्मा के मोबाइल में देखते हैं। तब मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा-सा गाली गलौज, क्योंकि रंगकरा ढंगकरा जो है बच्चियाँ पूछती हैं और कि मम्मा रंगकरा मतलब तो मैंने कहा यार अब थोड़ा-सा इसको कम करो, तो मैं कुछ हद तक कम करती हूँ। लेकिन फिर वही है ना भाई कि हमारे में ठेठ पहाड़ियों वाला खून है, तो कैसे इस खून को निकाल के इसमें थोड़ा बहुत दूसरा डालें? जब बात वो आ जाती है ना, तो अभी भी देखो ना आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हो, बीच में पहाड़ी बोली दे रही हूँ क्योंकि रुकता ही नहीं है यार, हमारा एक्शन है ही पहाड़ियों वाला। तो कभी-कभी निकल ही जाता है, पर कुछ ऐसे नंगे हैं जो बगैर मेरी गाली खाए समझते भी नहीं। बहुत से मुद्दों के लिए आप बोलते रहती हैं, हुँ। है ना? आपने रेप के लिए आपने आवाज उठाई है, कैंची मंदिर में जो चीजें हुई थी उसके लिए आपने आवाज उठाई है, होटल में लोगों के लिए आप आवाज उठाती रहती हैं, तो कहीं ना ये कहीं टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं, हाँ, हमारे पहाड़ में गंदगी कर जाते हैं। देखो भाई, मैं तो कहती हूँ ना, आप पहले हम अपने पहाड़ का सुधार कर लें, फिर हम प्लेन्स की तरफ को जाएँगे। मुझे पहाड़ की चीज़ों को ही लेके तकलीफ होती है, मुझे और किसी से कोई दिक्कत नहीं, किसी पार्टी से दिक्कत नहीं है, किसी कोई दिक्कत। मुझे दिक्कत ये है कि टूरिस्ट आते हैं बाहर से आ रहे हैं। भैया क्या क्या हमारे पहाड़ में प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं है? इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेके आ जा रहे हैं और प्राइवेट तुम्हें पता है जितने भी एक्सीडेंट पहाड़ में हो रखे हैं, चाहे वो हमारे ट्रकें गिरे, बसें गिरे, कोई गिरे, इनको सबसे ज्यादा नुकसान किसने करी? बाहर की यूपी की गाड़ियों में। वही जब तुमको पहाड़ में गाड़ी चलाना ही नहीं आ रहा तो तुम गाड़ी हल्द्वानी रोक लो ना, यहाँ से तुम टैक्सियों में जाओ। उसके लिए आवाज मैंने उठाई। कैंची में आते हैं,
हमको मना कर दिया कि तुम लोकल के आदमी बाद में आ जाना, पहले टूरिस्ट को आने दो। टूरिस्ट आया, वो क्या कर गया आके, उसने प्रसाद भी खाया नहीं, बाहर फेंक गया और शिप्रा नदी में आके वो टट्टी कर गया। तो ये हमारे आस्थाओं के सब नुकसान, मतलब नुकसान ये करके जाए, आपदा हम झेलें फिर, क्योंकि हमारी देवभूमि है, अगर देव रुष्ट होगा तो हम ही तो परेशान होंगे कि बाहर का आदमी परेशान होगा, हम ही तो दुखी होंगे ना। तो इसके लिए भी मैंने आवाज उठाई है। तो मेरे को यही है कि मैं पहले अपने पहाड़ के मुद्दों के लिए आवाज उठाऊं, फिर जाके मैं बाहर जाऊं। भैया मेरा ही पहाड़ सुरक्षित नहीं है, दुनिया भर के भालू जंगल सब कुछ है ना। मैं तुम्हें कह रही हूँ, पहाड़ों में जो औरतें रह रही हैं उनको भालू खा रहे हैं, भाबर में जो औरतें रह रही हैं उनको नेता खा रहे हैं। तो लड़कियां कहीं से भी, और ये सत्य है, ये सत्य है कि ना अच्छा जानवर को तो हम मार भी दे, पूरा ग्राम सभा मिलकर सालों को चीर फाड़ करके उसका चिथड़ा कर दे क्योंकि उसने भाई लड़की खा रखी, लेकिन नेताओं को कैसे मारे? इनके पास तो पावर भी है, पैसा भी है, ताकत भी है। ये सीबीआई जांच वहां नहीं कराएंगे जिसके ऊपर करानी है, ये सीबीआई जांच हमारे ऊपर कर देंगे। इनके ऊपर सीबीआई जांच करे, साले बहानी क्या जाए आतंकवादी, वो पता चले 2-4 किलो चरस हमारे घर में रख के ये हमसे कहते हैं ये तो बड़े चरस सप्लाई करते हैं, ये तो गांजा बेचते हैं, इनके तो अरे धंधे हैं। तो ये चल रहा है। कोई रोस्टिंग की जब हम बात करते हैं ना, रोस्टिंग वगैरह में तो काफी क्रिएटर हैं, शायद आपके साथ के भी लोग होंगे कुछ लोग ऐसे ही, हाँ, आप अगर चाहें तो नाम ले सकते हैं, बट आपकी इच्छा है। हाँ, और बड़े बड़े क्रिएटरों के पीछे जैसे कि सौरभ जोशी के पीछे हाँ, हाथ धो करके पड़ जाते हैं, हाँ। तो क्या एक क्रिएटर का व्यूज बटोरने के लिए ये करना जरूरी है? देखो मैं ना क्रिएटर नहीं मानती हूँ, मैं कहती हूँ कि सौरभ जोशी का आपने नाम ले लिया है, तो सौरभ जोशी भी सौरभ जोशी तब बना है जब हमने उसको प्यार दिया, लाखों लोगों ने उसको फॉलो कर रखा है तब वो बना है। जब कोई इंसान किसी पद पे पहुंच जाता है ना, किसी अच्छे मुकाम पे, आज वो नंबर 1 ब्लॉगर है, ठीक है, तो हम पहाड़ियों को ऐसा है ना, हम पहाड़ियों को उसके समय एक आस हो जाती है, ये अपना आदमी है। आप देखो धोनी हमारे जो है, हम कहते हैं बड़े गर्व से हमारा है, तो हम पहाड़ियों में बड़ी दिक्कत है ना कि हम चीजों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। अगर हम उसको अपना मानने लग जाते हैं, ये मेरे फॉलोअरों के संग भी है, जब मैं रोड में उतरती हूँ तो मुझे ऐसा समझते हैं कि मैं उन्हीं की हूँ, तो मुझे फोटो खींचना चाहिए, मेरे संग हर वो चीज बोल देते हैं जो किसी के संग नहीं बोलते। तो सौरभ जोशी को ट्रोल इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों की ना उससे उम्मीद होती है कि यार ये हमारे लिए बोलेगा, भाई ये हमारे लिए बोल देगा, क्योंकि सौरभ जोशी को बच्चे ज्यादा देखते हैं, और जब कभी बच्चों का मैटर आता है तो लोग चाहते हैं कि अरे 2 शब्द हमारे पहाड़ के लिए बोल दे, भैया हमें भी तो अच्छा लगेगा जब देखो ना अंकिता के मैटर में वो बोला है, हाँ भाई जोगिंदर, तुमने देखा उसकी वीडियो, उसने वीडियो बनाई है, और जब उसने पहाड़ के ऊपर वीडियो बनाई थी तो बहुतों ने उसको रोस्ट करा था। उसमें एक और भी था लड़का जिसको भी मैंने भी रोस्ट करा था कुछ दिन पहले, बहुत चहता है, जब ब्लाउज व्लाउज पहन के बाजारों में नाचता है। तो जब ये थारा भाई जोगिंदर ने निधार आके बोला था कि बहुत पहाड़ी लोग गरीब लोग हैं, तब इसको रोस्ट उसने करा था, लेकिन आज उन्हीं पहाड़ियों के लिए वीडियो वो बना रहा है जो पहाड़ी नहीं है, और जो पहाड़ी है वो चुप है, जो पहाड़ी है वो चुप है, उनको कोई मतलब नहीं है अंकिता भंडारी से और नन्ही परी से। लेकिन जो हम नॉन पहाड़ी होके भी वहां से उसने आज हमारी पहाड़ की लड़की के लिए वीडियो बना रखी है। तो ऐसे दिन आ गए हैं हमारे, हम अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं हो पा रहे, हमारे पैरों में पोलिया हो गया, हम दूसरों से कह रहे हैं, और हम कहते हैं फिर हम इंसाफ दिलाएंगे। क्या इंसाफ दिलाओगे तुम? जब तुमसे एक पोस्ट नहीं हो रही, तुमसे एक वीडियो नहीं बन रही, तो तुम क्या इंसाफ दिलाओगे अपनी वो वीडियो? कुछ महिलाएं ऐसी है ना, जहाँ की जो फेम के नाम पे है, जो फेम के लिए ऐसे क्रिएटर्स को सब पकड़ लेती है। जैसे अभी हमने सौरभ जोशी की बात करी, तो सौरभ जोशी से या तो अपने घनिष्ठ मित्रता जोड़ देनी, रिश्ते जोड़ देने, और उनके लिए बिना बात के कुछ ना कुछ बोलना। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या वाकई में ऐसा है या फिर वो सिर्फ फेम कमाने के लिए चीजें कर रहे हैं? सब फेम, क्योंकि मैंने इनकी हकीकत देखी है। ये वो औरतें हैं कि जब हमारे नेता आ रहे होते हैं तो ये उनके स्वागत के लिए आगे खड़ी होती है, तब इनको पता होता है कि आज यहाँ नाम फेम मिल जाएगा अगर इनके बगल में खड़े हो जाएंगे। दूसरे दिन ये उन्हीं के खिलाफ आंदोलन कर रही होती है। ये क्या सीन है? एक दिन तुम उनके आने में उनको टीका लगा रहे हो, अगले दिन तुम कह रहे हो कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये क्या सीन है? कल तो तुम उनके आने का स्वागत कर रहे थे, ये क्या चीज हुई? और आज, और मैं कहती हूँ फ्लो में कुछ भी जो बोल जाती है ना, ये बाद में फिर कानूनी शिकार होती है। फिर ये कहती है अरे दीदी सॉरी हमें पता नहीं था, मैं डिलीट कर देती वीडियो। ये क्या चीज है भाई? आप मतलब मैं कहती हूँ ना, आप जितना सोशल मीडिया पे ऑनेस्ट रहोगे, आप जितना सोशल मीडिया पे वो चीज दिखाओगे जो आप हो, रील भी आप और रियल भी आप, तो आप उतना आगे बढ़ोगे। भाई मैंने 7,000 से स्टार्ट करा था फेसबुक में, और टचवुड में आज 2 लाख होने को जाऊंगी। मैंने वो सारे क्रिएटर पीछे छोड़ दिए हैं जिनको मैंने देख के वीडियो स्टार्ट करी थी। आप कभी देखना उनके आईडी खोल के, जितने भी अभी है फेमस फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी, मैं उनसे कहीं आगे जा चुकी हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि और बहुत से लोग मुझे कहते हैं इनको अनफॉलो करो, इसको अनफॉलो करो, हर मैटर में कहते हैं बदतमीज औरत इसको अनफॉलो करो, तो फिर मुझे फॉलो कौन कर रहा है? अगर यही कहते हैं इसको अनफॉलो करो,
तो वो मुझे फॉलो कौन करता है? आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे एक दिन में 2500 3000 फॉलोवर बढ़ते हैं फेसबुक में। 2500 आदमी मुझे एक दिन में फॉलो करके जाता है, तो वो कौन लोग? तो आप जितना जमीन से जुड़े रहोगे, आप उतनी ऊंचाई में पहुंचो। आप रील में भी ऐसी रहो, आप रियल में भी ऐसी रहो। मेरा जिस जगह पे घर है, मेरे घर पे 36 ऐसी औरतें आती हैं जो मैंने आज तक वीडियो डाली ही नहीं है सोशल मीडिया पे। अभी कुछ दिन पहले एक प्रॉपर्टी का विवाद आया था, जिसमें वो आदमी उसके बाप को इतना टॉर्चर कर रहा था, उससे कह रहा था कि अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी लड़की को स्कूल नहीं जाने दूंगा। वो लड़की मेरे घर आती है अपनी माँ को लेके, मैं उस आदमी से लड़ती हूँ, भिड़ती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ अपने अंदाज में कि मैं तेरे चिथड़े कर दूंगी घर आके। तो वो 6 महीने का टाइम दे के बोलता है कि दीदी सॉरी, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर इसके पापा मुझे पैसे दे देगा ठीक है, नहीं हुआ तो कोई नहीं। आज के बाद इनके घर तक मैटर नहीं आया। मैंने उसको बोला था, मैंने कहा अगर इस बच्ची पे बात आई, अगर इस बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ा, तो फिर मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तो इतनी तक मेरी मान है। मैंने आधे से ज्यादा उन लड़कों के लिए वीडियो बना रखी है जो लड़कों शादी हो जाती है, फिर वो रात को तुझे पता है, मुझे 2:30 3 बजे लड़के फोन करते हैं, रात को 2 बजे रो के चुप फोन में, दीदी हम मर जाएंगे, दीदी हम घर नहीं जाएंगे, दीदी मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, दीदी ये मुझे पागल कर देगी, दीदी इसका कहीं और चक्कर है, दीदी मेरी जिंदगी खराब होगी। फिर मैं उन लड़कों को समझाती हूँ, भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू घर जा, मैं ठीक कर दूंगी, कल सुबह मैं उससे बात कराऊंगी, कल सुबह तू मेरे घर आना, मैं सब ठीक कर दूंगी, तब जाके वो शांत होते। तो मैंने वो मैटर कभी नहीं डाले सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो कहते थे दीदी मत डालना, हमारी इज्जत की बात है। तो आज तक मेरा वो एंगल तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। फिर अगर ज्योति अधिकारी सिर्फ लड़ने झगड़ने आगे आती है, तो ये कौन ज्योति अधिकारी है, जिसने घर पे ही अपने एक जनता दरबार खोल दिया है? ये कौन होगा जो मेरा एड्रेस पूछ पूछ के मेरे घर आवे? मैं उनके लिए क्यों जबरदस्ती की लकड़ी अपने साथ ले रही हूँ? मैं उनको बोल दूं कि नहीं, मैं तो हर चीज सोशल मीडिया पे डालूंगी भैया, मुझे व्यूज कमाने हैं, फॉलोवर कमाने हैं। उस लड़की ने मुझे सब बोला कि हमारा ये मैटर इस पे तो नहीं लोगे ना। मैंने कहा नहीं बैठ, वो मेरे हस्बैंड बैठे हैं सामने, का झूठ बोलूं पूछो। मेरे पास 36 एक दिन के 3 आते हैं ऐसे। कोई कहता है वो टेम्पो, उसने मेरा टेम्पो रोक लिया, कोई कहता है दीदी मेरी लड़की को ऐसा, कोई कहता है हमारी बेटी की शादी हुई दहेज में, इन्होंने हमने ये नहीं दिया तो अब हमारी बच्ची को मार रहे हैं। कोई कहता है कि दीदी मेरी 2 बेटियां होगी, अब ये मुझे मार रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि तू जा, हम अपने बेटी की दूसरी शादी करते हैं। मैं तुमसे कह रही हूँ, जितने मैटर मैंने सोशल मीडिया पे उठाए हैं ना, उससे कहीं ज्यादा मैटर मैंने नीचे दबाए हैं। और ये बहनें मुझे अपनी इज्जत और उसका वो दे देती है। अभी भी जब मैं आपके पॉडकास्ट में आई, मैं किसी से बात कर रही थी, वो औरत को अपने पति से लड़ना भी है, ठीक है, पुलिस केस भी नहीं करना है, और उसके साथ भी नहीं रहना है। तो मतलब ये इस टाइप की औरतें भी मिलती है मुझे, जिसको अपने आदमी से के साथ रहना भी है, उसको गाली भी देनी है, और उसके दब के भी रहना। तो भी मैं कहती हूँ या तो एक ही चीज कर, या तो उसके अलग रह, अपनी कानूनी लड़ाई लड़ो, या तुझे रहना ही नहीं, तुझे मार रहा तो एक ही चीज, या तो कानूनी देख या फिर परिवार ही देख, या तो अपनी तरीके से हैंडल कर उसको, उसको वैसे ही बना जैसा तो उसको बनना चाहती है, उसके उसी से उसके हिसाब से रहे। और या फिर उसको भैया तू अपनी तरफ, मैं अपनी तरफ, कानून सब दे। तो मैंने ऐसे कितने मैटर उठा रखे हैं भाई, कितने मैटर। और जो लोग कहते हैं कि हमें फॉलो नहीं करते, हमें मेरे इंस्टा आईडी खोल के देखना, मेरे फेसबुक खोलो, जो मुझे कहते हैं दीदी फॉलो बैक कर दो लो, दीदी हमारी ये स्टोरी कर लगा दो लो, दीदी ये आज ये बीमार हो गया इसका स्कैनर लगा दो लो, दीदी आज ये कर दो, दीदी मैं नहीं करती हूँ। मैंने हर चीज के लिए आवाज उठा रखी है, लेकिन ज्योति अधिकारी एंगल को लेके ही फेमस हो जाती है। लेकिन अच्छा है, तलवे चाटने से अच्छा तो मुझे शेरनी बोल रखा है लोगों ने, और मुझे गर्व है कि शेरनी शेरनी होती है, और अच्छा नाम दिया है। अब चटोरी तो नहीं दिया है। वो हमें पहाड़ों में एक किस्से जो, रीस हो लेकिन खीस ना हो, मतलब चिड़न हो आपको देख के, लेकिन हंसी ना हो आपको देख के, हंसी के पात्र ना हो ना, चिड़े आपको देख के, मतलब कहते हैं जलो चिड़ो भुनो मरो, जब मैं निकलूं तो तुम्हारे यहाँ फुस हो जाओ, तुम आग लगे हमें देख के। भाई अभी तुम्हें कुछ ऐसी चीज में बताऊंगी ना, तुम कहोगे दीदी नहीं है। मैं सब जगह से ट्रोल हो रही हूँ, सब जगह से, यहाँ तक कि अब मुझे इंडस्ट्री में भी ट्रोल किया जा रहा, और उत्तराखंड की इंडस्ट्री, जिस जगह पे बड़े से बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, अगर वहां चीफ गेस्ट मैं आ रही, तो सामने वाला आने से मना कर दे। तुम्हें पता है ऐसा भी हो रहा है मेरे साथ। ये आज मैं तुम्हारी पॉडकास्ट पर खुला काम करके जा रही हूँ, और जो इस पॉडकास्ट को सुनेगा उसको पता भी चल जाएगा कि ये किसके खिलाफ बोल रही है। अगर हल्द्वानी में ऐसे इवेंट हो रहे हैं जिसमें वो एज ए ज्योति अधिकारी को चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, तो सामने वाला क्या देता है कि अगर ये आ रही है तो हम नहीं आएंगे। अब क्या इसके साथ हम काम करेंगे? क्या इसकी इमेज तो पुनीत पुनीत सुपरस्टार जैसी इमेज है इसकी, क्या हम इसके साथ काम करेंगे? हम नहीं आ रहे। लेकिन मेरा प्यार और मेरा नसीब देखो, सामने वाला उस बंदे को नहीं बुलाता है, उस बंदी को नहीं बुलाता है, लेकिन मुझे बुलाता है। उससे कहता तुम नहीं आओगे तो क्या इवेंट नहीं होगा? वो हमारी दीदी थी, वो आएंगी और हम उनको बुलाएंगे, जाओ तुम्हारे बगैर भी हम इवेंट कराएंगे। और भाई वो नंबर 1 रहा वो इवेंट, और वो इवेंट आज अखबार में उसकी फोटो भी छपी है जब मैं वहां गई। ऐसा भी हो रहा है मेरे साथ, तो ये तो मैंने कभी नहीं दिखाया कि मेरे संग ऐसा भी हो रहा है।
और ये चीज मुझे इंदर आर्या ने भी बोली थी एक दिन कि दीदी इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, मेरा यूट्यूब उड़ा देना, मेरे संग मैं दिल से इंदर, और मैं सच बताऊं, मैं पप्पू गार्गी जी, इंदर आर्या जी, और पप्पू गार्गी जी हो गए, इंदर आर्या जी हो गए, और ललित जी हो गए, मैं इनके दिल से इज्जत, क्योंकि इनके पीछे ना कोई वो नहीं था धक्का देने वाला, या इनके कोई सपोर्ट करने वाला, या इनके पास इन बेचारों ने बड़ी अपनी मेहनत से अपना नाम और इज्जत पा रखी है। उनका तो एक वीडियो भी एक बार डाला था उन्होंने लाइव आकर के इंदर आर्या जी ने मैं थी साथ में, लाइव आई थी कि जब वो अभी भी रोई थी, दबाया जाता है अभी भी इंडस्ट्री में। इंदर को सच में दबाया जाता है, और अरे इतना पॉपुलर स्टार और पता है तुम्हें, इंदर को हर फील्ड में दबाया जाता है, और इंदर इतना अच्छा आदमी है, और वजह क्या बहुत है वो भी दबाने की। इतनी अच्छा आदमी, वही जाति प्रथा को लेके करता हूँ और क्या करता हूँ, लेकिन इंदर इतने अच्छे आदमी है ना, सच में मैं बहुत अच्छा लगता है वो आदमी, बहुत, वो दिल का भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे देखा दीदी 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 सीधे पैरों में हाथ लगाकर, बहुत अच्छा आदमी, बहुत ही अच्छा, वो जितना अच्छा कलाकार है उससे कहीं अच्छा इंसान है। मैं उस आदमी को दिल की इज्जत करता हूँ, और लेकिन आज जब मैं भी इस इंडस्ट्री में उतरी हूँ, तब मुझे पता चला कि वाकई में वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा था। बताओ, मतलब ये पहाड़ी है, ये पहाड़ियों का पैसा खा जा रहे हैं, और ये पहाड़ी है, ये खुद पहाड़ियों पहाड़ में रह के इनको पहाड़ियों का दर्द समझ में नहीं आ रहा है, ये पहाड़ी है। हम अगर आवाज उठाते हैं तो हम चीप है, वो सीधा कहते हैं बस कैसे कैसे चीप लोगों को तुमने बुलाया है, मतलब हम चीप है। तो आज मैं कहती हूँ कि मैं चीप नहीं हूँ, और सारी पहाड़ की औरतें चीप हैं जो अपने हक के लिए आगे आ रही हैं। और ये एक्चुअली पहाड़ी है जो पहाड़ से इनका कोई लेन देन नहीं है, ये खुद रह रहे हैं प्लेन्स में, ये तब पहाड़ के लिए आगे आते हैं जब इनको पहाड़ वाले पैसे देते हैं। ये खुद पहाड़ों के इवेंट कराने के लिए मोटे मोटे रकम ले रहे हैं, और अगर वहां भी अगर इनके अकॉर्डिंग ना हो तो ये पैसे भी ले लेते हैं और आते भी नहीं। ये इनकी हकीकत है, और ये मैं बोलूंगी क्योंकि मैं उस दिन भी चाह रही थी कि उस स्टेज से बोलूं मैं, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी का नाम खराब करूं, क्योंकि सब अपनी एक मेहनत करके इस प्लेटफॉर्म पे आए। अगर ज्योति अधिकारी यहाँ आई है तो ज्योति अधिकारी ने बड़ी मेहनत करी है, मैंने हर प्लेटफॉर्म पे मेहनत करी है, क्योंकि जितना जिगरा मैं देती हूँ ना भाई बोलने का, उतना किसी में नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपने परिवार, अपना डर, अपने परिवार, अपने हर चीज की डर हो जाती है। अगर जिगरे हैं तो आज आओ ना, आज क्यों नहीं है एक बड़े से बड़ा क्रिएटर, डांसर, एक्टर, सिंगर आज क्यों नहीं बोल रहा है अंकिता के लिए, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि भैया सरकारी प्रोग्राम मिल रहा है, इवेंट में जाना है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, क्यों बोलेंगे? हम बोलेंगे ना, हमें साले, हमारा कोई है नहीं आगे पीछे, हम बेगरम से बोलेंगे, तभी तो शेर दी मुझे कहा जाता है, इनको थोड़ा ना कहा जाता है। फिर इनके खिलाफ में कुछ बोल देती हूँ फिर ये भी तक जाते हैं, ऐसी ये है, सच्चाई है। एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते हर एक इंसान चाहता है कि उसकी वीडियोस में व्यूज आए। हम्म, हर एक इंसान, चाहे आप हैं, बिल्कुल सही बात। हम हैं, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन क्या व्यूज पाने के लिए हमें कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी है जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे, दूसरे को दुख हो? भाई अच्छी चीजें बिकती नहीं है ना बाजार में, मैं रियल बता रही हूँ, अच्छी चीजें नहीं बिकती है। शहद की दुकान में कितने दिन भीड़ रहती है, और कड़वे की दुकान में कितने दिन, देखो ना, अगर अगर अच्छी चीज बिकती तो शराब की दुकान में इतनी भीड़ रहती है, देखिए है, हलवाई की दुकान में कितनी रहती है। तो वही चीज है, मैं कितना प्यार से बोलूं, कितने अच्छे से बोलूं, अच्छा मैंने अच्छे से बोल के भी देखा है। मैंने बीच में एक बीमार बच्चा था, उसकी मदद के लिए भी मैं आगे गई, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी मुझे गालियां बकी भैया लोगों ने। तो वहां क्या गलत करा मैंने? चलो वहां तो मैं कोई विवाद करके नहीं आई, वहां तो मैंने कोई ऐसा अभद्र भाषा नहीं बोली, वहां भी चले गए। कशिश के लिए मैं यहाँ से गई, जब मैं गई तभी से स्टार्ट हो गया था, गई व्यूज कमाने, गई फॉलोवर बटोरने, गई फॉलोवर बटोरने। अभी मैं गई भी नहीं हूँ अंकिता भंडारी के घर, लेकिन अभी से हो जाएगा। ये तो फॉलोवर बटोरने गई, ये तो गई फॉलोवर बटोरने, इसका तो काम ही व्यूज बटोरने का है, इसके पास तो कुछ काम ही नहीं है, इसका तो पति ऐसा, इसका तो घर ऐसा, मतलब आप अच्छा करो तब वो आपको गाली पड़नी है, आप बुरा करो तब भी। और मेरे को तो अच्छा लगता है कि चलो हमारी बुराई हो रही है लेकिन चर्चा तो है, हम गुमनाम तो नहीं है भैया, काम कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि जिसकी बुराई होती है इसका मतलब वो जिंदा है, कुछ तो है जो हम कर रहे हैं। तो मुझे ना नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पहले मुझे लगता था कि मैं एक आध गलत कमेंट उठा के उनके ऊपर कुछ बोलूं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, बोलो भैया। लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि हमारी जितनी ऑडियंस अभी तक देख रही है चैनल को, इसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आपको जो फॉलो करते हैं वो भी हैं, और जो आपको फॉलो नहीं करते हैं वो भी हैं, जो आपको पसंद करते हैं वो भी हैं, जो आपको नहीं करते हैं वो भी हैं। तो उन सभी लोगों के लिए आप अपनी दोनों छवि को एक बार अगर बताना चाहें तो किस तरीके से आप बताओ? देखो जो मुझे नहीं पसंद करते हैं उनके लिए तो मैं कहूंगी कि भैया तुम ऐसे ही रहना, क्योंकि इन लोगों की वजह से भी मैं बहुत आगे जाती हूँ, क्योंकि ये मुझे पसंद पता है कैसे नहीं करते हैं, देखते हैं मेरी सारी वीडियो बट इनको मेरी चीजें पसंद नहीं आती। लेकिन अगर मैं कहती ना अगर मेरी चीजें पसंद नहीं आती फिर भी इनको देखनी है, तो इनका भी धन्यवाद दिल से कि चलो भैया तुम देखते तो हो मुझे। और जो मुझे पसंद करता है उनका तो तहे दिल से है।
और मुझे ऐसा लगता है कि ज्योति अधिकारी को आप नापसंद कर सकते हो, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। ये है भाई, लोग मुझे देख देख के ब्लॉक मारते होंगे, लेकिन देखते जरूर होंगे। ये मैं तुम्हें कहती हूँ, कोई भी मेरी एक वीडियो उठा कर देख लो, आदमी देखता जरूर है। जैसे अभी ये दराती वाली है, लोग कहेंगे, जैसे अगर उसने मुझे ब्लॉक भी कर रखा ना, तो दूसरा कहेगा यार वो आज दराती लेके पहुंच गई थी यार, तुझे पता है? मतलब नहीं यार, दिखा दिखा दिखा। वो देखेगा, पूरा देखेगा वो, फिर कहेगा छी, इसका तो काम ही ऐसी है। मतलब वो देखता है, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। देखते हैं आदमी मुझे, तो मैं अपने हेटरों के लिए भी कुछ नहीं कहूंगी, चाहने वालों के लिए कहूंगी, और बच्चों के लिए एक ही चीज कहूंगी कि आप अपने बच्चों को चाहे और कुछ चीज दो ना दो, थोड़ा निडर होकर रहना सिखाओ। और मुझे नहीं लगता कि हर औरत को ज्योति अधिकारी बनना चाहिए। हर औरत ज्योति अधिकारी है, पर जहां उसको अपने हक के लिए आवाज उठानी है, उसको बोलना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप अपने हक की आवाज उठाने के लिए चीखना चिल्लाना है, क्योंकि मेरा तरीका अलग है। आपको जिस माध्यम से, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो तो आप कानून का सहारा लो, अगर आप पढ़े लिखे अच्छे नहीं हो तो आप अपने परिवार वालों का सहारा लो, अगर आप कुछ भी नहीं हो इन चीजों का तो आप अपने दम पे खड़े हो। मेरा यही मानना है। और रही बात पहाड़ की बेटियों की या किसी की भी समाज की बेटी, जब जब बात हमारे बच्चों पे आएगी, मेरे भाइयों पे आएगी, हमारे पहाड़ पे आएगी, मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगा। चाहे लोग तालियां बजाएं मेरे लिए, चाहे लोग मेरे लिए गालियां गाएं, लेकिन मैं हूं। भाई मैं जब भी किसी मैटर में आती हूँ ना, मैं बगैर सोचे समझे आती हूँ कि इसका अंजाम क्या होगा। वरना घर परिवार मेरा भी है, इष्ट मित्र मेरे भी है, चार लोगों में इज्जत मेरी भी। मुझे भी पता है कि ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है, लोग गालियां देते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इसका मतलब कि मैं अपना काम छोड़ दूं। अगर मैं अंकिता के टाइम पे चुप हो गई होती, या मैं अंकिता के टाइम पे नहीं आई होती, तो आज शायद लोगों को मुझे नहीं, उसके टाइम पे, कशिश के टाइम पे, तो शायद अभी अंकिता के टाइम पे लोगों को मेरे पर भरोसा भी नहीं होता होता। अंकिता के कशिश के टाइम पे लोगों ने मेरा एक रौद्र रूप देखा, और जो भी हुआ उसमें, चाहे आज उसमें भले कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस टाइम पे आश्वासन तो मिला कि हो रहा है। तो उन्हीं लोगों ने अभी मेरे को उम्मीद रखी थी कि चलो अंकिता के टाइम पे भी ये करेंगे। तो मैं अंकिता के मैटर में भी यही कहना चाहती हूँ, चाहे हमारे भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, मुझे सरकारों से कोई लेना देना नहीं। मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं। भाई जो अच्छा काम करेगा वो हमारे लिए अच्छा। अच्छे की पहचान कैसे? जब आप अच्छा करोगे तभी तो आप अच्छा। अगर आपके वीआईपी आदमी का नाम आ रहा है, तो आप उसकी जांच कराओ ना, उसके उसके लोकेशन ट्रैक करो कि उस दिन वो था क्या। और मैं तो कह रही हूँ, ये तो बहुत अच्छा गोल्डन ऑफर है आपका। भैया हमारा विश्वास जीतो, अपनी पार्टी बचाओ। यही है, मैं तो साफ कह रही हूँ कि हमारा विश्वास जीतो, अपनी पार्टी बचाओ। हमें उस आरोपी को सामने ला दो, क्योंकि वीआईपी जो शब्द था वो हमारी बच्ची बोल के मरी है। हमने किसी और के मुंह से नहीं सुना, हमने अपनी बच्ची के मुंह से सुना है कि कोई वीआईपी है जो सर्विस मांग रहा है। तो भैया अगर ये वही वीआईपी है जिसकी वजह से हमारी बच्ची मरी है, तो ये भाजपा सरकार का अभी फर्ज बनता है कि वो उसको आगे लाए और उसको हमारे हवाले करे। क्योंकि अगर ऐसे भेड़िए अगर सरकार में रह के अगर ऐसे काम करेंगे, तो आने वाले टाइम में हम अपनी बच्चियों को वोट देना भी छोड़ देंगे। हम अपने बच्चों से कहेंगे बाबू इलेक्शन में मत जाना, वोट मत देना। कोई भी नेता अगर किसी भी प्रोग्राम में आता है, हम अपनी बच्चों को घर में छुपा के रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही दिन आ गए हैं। हम अपनी बच्चों को आगे रखेंगे नहीं। कब कहा किस नेता की हमारी बच्ची पे नजर पड़ जाए, वो उसको शिकार बना दे। तो आज इस टाइप का माहौल हो गया है। तो इस डर को अगर सरकार बचाना चाहती है कि ऐसा डर, उनकी पार्टी की छवि उनकी खराब ना हो, तो वो सीबीआई जांच करे, उस बच्चे को लाए आगे। मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे गढ़वाल तक आने में रोका जा रहा है, मुझे अंकिता भंडारी के घर जाने में रोका जा रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि किस दिन मैडम आ रही है, हमें बताना। क्यों? मैं आतंकवादी हूँ? मैं कोई आतंकवादी हूँ कि मैं वहां बम मारने जा रही हूँ, या मैं उस वीआईपी का घर जाके उसका मर्डर करने जा रही हूँ? भाई हमारा इस टाइम पे आक्रोश में आने का है समय। अभी हम नहीं जागेंगे तो हम कब जागे? जब तुम एक आध लड़कियों को और हमारा नोच खा के मार जाओगे। क्योंकि हर कोई लड़की अब अंकिता भंडारी नहीं हो सकती ना, कि अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में कूद ही जाएगी। क्या पता एक आध प्रेशर के मारे दब भी गई हो। तो हमें तो आना है ना उन बच्चों के लिए आगे, और मुझे ही नहीं आना है। और हर कोई मेरी कमेंट करके कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ है। भाई मेरे साथ होगी क्या फायदा? मेरे साथ क्यों होना है? उस बच्ची के साथ रहो ना, उसकी माँ के साथ आओ ना। ज्योति दीदी हम तुम संघर्ष करो। ज्योति दीदी क्यों संघर्ष करेगी? तुम में नहीं है ताकत, तुम्हारे पास नहीं है फोन, तुम्हारे पास नहीं है हिम्मत, तुम करो संघर्ष, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये है। और मैं लास्ट में यही कहूंगी कि मुझे जो आप लोगों ने एक इज्जत दिया है, एक नाम दिया है, भाई जिस भी प्लेटफॉर्म से मुझे ये नाम मिला है, मैं उस प्लेटफॉर्म की इज्जत करती हूँ, और मैं आऊंगी, चाहे मुझे जेल भी हो जाए। मैंने अपने परिवार वालों को ही बोला कि मेरे परिवार वाले जिस टाइप से माहौल हो रखा है, क्या मेरे परिवार वाले मुझे मना नहीं करते होंगे अब चीज को माना तो? लेकिन वो नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही मुद्दे पे आवाज उठाती हूँ और सही चीज के लिए बोलती हूँ। और सच थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन होता वो सच ही है। सच, वो झूठ नहीं है।
अगर लोग मुझसे कहें कि हाँ ये बदतमीजी से बोलती है, तो वो सच है, वो मुझे चुभता है, लेकिन वो सच है। मैं बोलती हूँ, जब मैं गुस्से में होती हूँ तो फिर मैं अपने शब्दों को नहीं देखती हूँ, मैं सीधा बोलती हूँ हरामी सीधे है। क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस कैटेगरी का है उसको उसी कैटेगरी में जवाब दो। अब यार बहुत कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एक वो होता है ना कि पहाड़ों में कहते नहीं यारो कि वो कहते यार चढ़ी रान मरी रान मल चुने, वो पहाड़ी किस्सा चू कि कम कम बोले तो मरी रान, अब चढ़ के बोले तो चढ़ी रान कहते हो। तो हम तो ऐसे ही हैं भैया, अगर ना बोले तो लोग कहेंगे मरेली है, अगर बोल देंगे तो कहेंगे बदतमीज है। तो भैया अगर बोल के ही कुछ अच्छा है तो बदतमीजी सही, और अगर अपने हक के लिए बोलना बदतमीजी है तो यार मैं तो बहुत सबसे बड़ी बदतमीज हूँ। तो मैं उन सबसे कहना चाहूंगी जो पीठ पीछे मेरी बुराई करता है कि मेरे मुंह लगने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि जब मैं उधेड़ती हूँ फिर मैं कुछ नहीं देखती हूँ कि सामने वाला कितना बड़ा कलाकार है, उसकी क्या इमेज है, वो क्या है, मैं सिर्फ उसे देखूंगा। मेरे पे बात आएगी मैं नहीं छोड़ूंगा। जब बात रोस्ट करने की आती है, आप क्या कहते हैं, दूसरे को रोस्ट करते हो, हम्म। उसे बुरा लगता है। हम्म। अगर वो आपको रोस्ट करे तो क्या आपको बुरा लगता है उससे? पहले मुझे रोस्ट किया जाता है, मैंने कभी किसी को रोस्ट नहीं करा, पहले मुझे रोस्ट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक धर्म रावत ने मुझे रोस्ट करा, मैंने उस आदमी को, भाई मैंने उसकी कभी शक्ल भी नहीं देखी थी, उसने मुझे रोस्ट करा। वो मुझे कहता है ये देखो भाजपा में चली गई, वो मुझे रोस्ट करता है, उसके बाद तो फिर मेरे ऊपर वीडियो बनाता है। मैंने तो आप मेरी कोई भी वीडियो देखना, मैं पहले किसी को रोस्ट नहीं करती हूँ। मुझे गलत कमेंट आते हैं, मैं उसको कॉल करती हूँ कि भाई इनको डिलीट कर, तूने क्यों लिखा। लेकिन जब वो नहीं मानता है फिर मैं उसको वीडियो बनाती हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, अभी एक आंटी थी जिसने मुझे लिखा था तेरा पति बुढ़ा, मैंने उसको कॉल भी करी है, बात भी करी है, मैंने उसको, वो कम से कम नहीं 60 से ऊपर की औरत है, वो मुझे सीधा कह रही है तू साली, उस मतलब उसने इतनी गंदी लैंग्वेज में बात करी ना उस औरत की, अगर मैं चाहूँ मैं उसकी रिकॉर्डिंग लाऊंगी, लेकिन मेरे परिवार वालों ने मना कर दिया, कहाँ मुंह लग रही है, साथ साथ उसने नकली दांत लगा रखे थे मुंह में, अब तुम सोचो। और मैं हमेशा मैंने कोई रोस्ट चैनल थोड़ा खोल रखा है, वो उन्हीं को मैं इनसे कहती हूँ कि भाई मत कर, सीधी सी बात है, मेरे को तुम्हारा अगर ये पॉडकास्ट पसंद नहीं आएगा तो मैं नहीं आऊंगी ना दर्शक, मैं कहूंगी भैया मुझे आदमी पसंद नहीं, तुमको मेरे को देखना भी है, फिर तुमको उसमें अपने गलत कमेंट भी करना है, फिर अगर मैं तुम्हारी गलत कमेंट के ऊपर वीडियो बना रही फिर तुमको बर्दाश्त भी नहीं करना, तो ऐसे कैसे होगा। या तो छेड़ो मत, आप तो मुझे छेड़ोगा बार मैं तुम्हें नोचूंगी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो वही ऐसी जात की, वही छोड़ोगा मैं तो नोचाऊंगी तुम्हें। तो इसलिए ये अब जिसको तुम रोस्ट बोलते हो, मैं इसको अपने लैंग्वेज में कहती हूँ उधेड़ दे, मैं उधेड़ देती हूँ। बहुत बढ़िया, काफी मजा आया आपके साथ बात करके, काफी चीजों पर आपने बात करी। लास्ट में एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि आने वाले कुछ समय में आप उत्तराखंड में 2 बड़े बदलाव क्या देखना चाहते सबसे बड़ा बदलाव रोटी और बेटी, यही चाहिए। पहाड़ का आदमी ज्यादा सुख सुविधाओं की आदत का नहीं है, उसको रोटी चाहिए, जो हमारे बच्चों को चाहिए रोजगार, हमारे लड़कों को रोजगार दे दो, हमारी औरत की इज्जत कर लो, बस। तब बड़े बड़े चीजें हमें नहीं चाहिए अपने पहाड़ में, हम शुद्ध हवाओं में रहने वाले, शुद्ध पानी पीने वाले, गोबरों के बीच में पड़े पड़े रहने वाले, भैंस और जानवरों के बीच में रहने वाले, हमें कोई बड़े बड़े रिसोर्ट, बड़ी बड़ी मॉल नहीं चाहिए भैया, हम तो अपनी नुक्कड़ों की दुकानों में खुश है, ठीक, हम वही खुश है। तो हमें पहाड़ में चाहिए रोटी, रोटी मतलब रोजगार। दूसरा, हमें चाहिए अपनी बेटी, हमारी बेटियों को नोच ना खाएं, हमारी बच्चियां जिस भी प्लेटफॉर्म पे है उन्हें करने दें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से औरत ने अब घर से बाहर कदम डाला है, अब औरत ने ये दिखाया है कि वो हर फील्ड में आगे आ सकती है। अगर तुमने भेड़ियों की तरह हमारे बच्चे नोच खाना है तो फिर हमें कोई सरकार नहीं चाहिए, कोई तुम्हारी विकास नहीं चाहिए। अगर विकास के नाम पे तुमने हमारी ही बच्चियों से सर्विस लेना है, पहले तुमने हमारी बच्ची को नौकरी दे दी, ये भी विकास है। तुमने एक होटल खोल दिया, उसमें तुमने हमारी बच्ची को नौकरी दे दी, चलो हम खुश हो गए, लेकिन तुमने फिर वही हमारी बच्ची नोच खा दी, तो तुम्हारा एक विकास मतलब हमारी लड़की को खा गया, तो हमें वो विकास नहीं चाहिए। तो हमें रोटी और लड़की बेटी दोनों चाहिए पहाड़ में, हमारी बच्चों को नोच खाना बंद कर दो, चाहे वो पहाड़ में भालू खाए चाहे भागवत में नेता खाए, खा हमारी बच्चियों को ही रहो। तो ये 2 चीज चाहिए मुझे, 2 चीजें पहाड़ में सबसे ज्यादा चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। रोजगार होगा, हमारा रोटा मोटा शराब नहीं पिएगा, हमारा बच्चा वैसे ही चल रहेगा। तो लास्ट में भी हमारे पहाड़ के लिए कुछ अगर आप बोलना चाहे लास्ट में तो? उत्तराखंड के लिए मतलब पूरा इमोशनल करके जाओगे हैं? तो ज्यादा कुछ नहीं यार, क्योंकि मैं कहती रही हूँ, उत्तराखंड तब से है जब हमारे दादा परदादा, है ना, तो हमारी इतनी औकात है नहीं कि हम अपने पहाड़ के लिए कुछ कहें। लेकिन हाँ, जिस टाइप से हमारे पहाड़ में हालात चल रहे हैं
उसके ऊपर एक गाना आया हुआ है जो आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो दोबारा सर्च मारना, क्योंकि ऐसे गाने जरा उत्तराखंड में कम बजते हैं। आजकल उत्तराखंड में भोजपुरी फोक ज्यादा बज रहा है ना, डिच्चिक ढाचक वाला, ऐसे गाने कम सुनते हैं लोग। तो वो ऐसा ही कुछ गाना है कि छाओ है जा रे छाओ है जा, उत्तराखंडी छाओ है जा, छाओ है जा रे छाओ है जा, उत्तराखंडी छाओ है जा, गाड़ बेची गो हाउ बचा, गाड़ बेची गो, गाड़ बेची गे हाउ बचा, माट बेची गो डाउ बचा, छाओ है जा रे तो है जा, उत्तराखंडी छाओ है जा। इसमें अगर आप सोचे भी तो कि आप रुक जा, आप कुछ ऐसी चीज नहीं है जो उत्तराखंड में बिकी नहीं है, सब बिक गई है। जो जिसका रेट लग सकता था वो भी बिक गए, और जिनकी कोई रेट ही नहीं थी, जिनकी औकात ही नहीं थी इनको खरीदने की, इन्होंने उनको भी खरीदने की कोशिश करी है। चाहे वो हमारी जमीन हो, चाहे हमारी मिट्टी हो, चाहे हमारी बच्चे हो। तो यही कहूंगी लास्ट में कि अब टाइम आ गया है उत्तराखंडियों, एकता करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका कि आपने इतनी देर तक इस पॉडकास्ट को सुना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। हमारा चैनल भी पहाड़ के मुद्दों पर, पहाड़ की संस्कृति पर, पहाड़ के लोगों पर, इनके लिए आवाज उठाता है, जिसके लिए हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को यहाँ पर इन्वाइट करते हैं और उनके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आगे आप सभी लोग इसी सपोर्ट को बना के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।